हिटलर के इस्लाम पर क्या विचार थे? एक रिलीजन जिसका वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था वो था इस्लाम। लेकिन खुद तो वो क्रिश्चियन था। ग्रैंड मुफ्ती ने बोला कि आप फ्री पैलेस्टाइन कॉज के लिए मदद कीजिए। हिटलर ने अश्योर कराया कि सही समय आने पे हम पैलेस्टाइन को फ्री करवाएंगे। वो ईसाई देशों पर तो हमला करेगा, लेकिन वो इस्लाम के साथ मिला हुआ, ये क्या है? वहाँ के स्ट्रीट्स पे एक सेइंग थी, इन द हेवन वी हैव अल्लाह एंड ऑन द अर्थ वी हैव हिटलर। हीरो था अरब में। मैं ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये अलायंस हिटलर और अरब्स के बीच में नहीं होता तो शायद हमारे पास मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं होता, शायद हमारे पास अलकायदा नहीं होता, शायद आइसिस नहीं होता। कॉमन फैक्टर है, जब ओसामा बिन लादेन ने भी अमेरिका के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर किया था, वो इसलिए किया था कि अमेरिका यहूदियों की मदद करता है। जब 26/11 हमारे यहाँ हुआ था तो ताज के अलावा नरीमन पॉइंट यस, वो एक जहाँ सबसे बड़ा यहूदी रहते रीजन। थे। वो बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं हिटलर को जैसे उनके सबसे प्रिय मित्र हैं, और वो सब कुछ करने के लिए तैयार है हिटलर के लिए, और हिटलर भी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। हिटलर जो यहूदियों को मार रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? ईसाई धर्म का जो परसिक्यूशन का रीज़न है वो ये बताते हैं कि इट वाज अ ज्यू हु गॉट जीसस क्राइस्ट किल्ड, इसलिए वो उनके लिए विलन है। और मुसलमानों के लिए वो इसलिए है क्योंकि आयरनी ये थी कि जो यहूदियों को सबसे पहले जो ज़मीन बेच रहे थे वो भी अरब थे। वो ये बोलते हैं कि जजमेंट डे के दिन पत्थर भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा है, उसको आके मारो। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, आई एम वेरी प्रो इजराइल नाउ आफ्टर हैविंग रिटन दिस बुक। ज्यूज विद अ वेपन इज अ बैड ज्यू, अ ज्यू विदाउट अ वेपन इज अ वेरी गुड ज्यू। हिटलर हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ कहता था क्या? हाँ, हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल कहता था। उसका ये मानना था कि हमारे एक पढ़ाकू मित्र ये कहते हैं कि अगर आपके पास कहने को कुछ नया नहीं है तो किताब बिल्कुल मत लिखो, लेकिन यदि कहने को कुछ नया है तो फिर किताब जरूर लिखो। तो हमारे एक मित्र हैं आभास मल्धैयार, उनके पास था कहने को कुछ नया तो उन्होंने किताब लिख दी है। वैसे हिटलर पर बहुत सारी किताबें आई हुई हैं मार्केट में, आप देखते होंगे, मतलब 70-80 साल से मार्केट भरा हुआ है। हिटलर पर नई किताबें आती हैं, पुरानी भी बिकती रहती हैं। लेकिन ये जो नई किताब आई है जिसका नाम है हिटलर द प्रोक्लेम्ड मसीहा ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज, इस किताब में कुछ नया है, इसलिए किताब लिखी गई है। इनफैक्ट भाई साहब बहुत मेहनत से लिखी गई है। जर्मन, अमेरिकन और ब्रिटिश आर्काइव से डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के सहारे लिखी गई है। और जो ये किताब है, इसमें जब रेफरेंसेस लिखने की बारी आई तो वो इतने सारे थे कि ऑथर साहब ने उसे अलग से डाला है वेबसाइट पर, और अब लिंक के सहारे उसे खोल सकते हैं, क्योंकि किताब फिर और मोटी हो जाती है और वो डराने लगती है। तो आप ना डरें, इसलिए किताब इतनी है। कहीं इसमें रेफरेंस वगैरह डाल दिए होते तो बहुत मोटी और बहुत भारी हो जाती। मगर इतनी मेहनत करने वालों को हमारा सलाम। आप लोग हैं तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती रहती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाकू नेत्र में आभास। धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कुछ नए पहलू को लेकर के आ पाएंगे। देखते हैं कहाँ बात जा बढ़ती है। वही मैंने भी इसलिए किताब उठाई और चुनी क्योंकि इसमें कुछ नया था। ये बात पहले कभी कोई नहीं कह रहा था जो आपने इस किताब में कही है। एक नाज़ी इस्लामिक अलायंस है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वैसे कई पहलू हैं और हर एक पहलू पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था जिसमें महिलाओं का पक्ष था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। उसमें महिलाओं की जो दुर्गति हुई उस पर था। यहूदियों पर भी काफ़ी कुछ लिखा कहा गया है। पश्चिम में बहुत सारी परतें इसकी उघाड़ी गई हैं। इनफैक्ट इसका संबंध पूरब में हमारे यहाँ से भी रहा है, चीन, जापान। तो बहुत पहलू थे। पर मुझे बताइए, आपने जब इतना सब कुछ पहलू सामने आ ही गए तो ये पहलू कहाँ से खोजा? कब आपको पहली बार पता चला कि इस पर भी कुछ लिखा जा सकता है? क्या था ऐसा कि आप चौंक ही गए और इतनी मेहनत से किताब लिख दी आपने? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज इमरान खान को अ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने एक पोस्ट नहीं किया होता 2019 के या 2019 में, तो मैं ये किताब कभी होती नहीं। 2019 में उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को कनेक्टेड दिखाया था नाजिज़म से, फासिज़म से। एक आर्टिकल उन्होंने शेयर किया था और हमारी भारत की सरकार को ब्लेम किया था कि ये नाजिज़म और फासिज़म से इंस्पायर्ड है, ये लोग क्या है, लोगों का भला करेंगे। और मैं काफ़ी स्केप्टिकल इंसान हूँ। मैं चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ही किसी बात को मैं मानता हूँ।
तो मुझे लग रहा था कि अगर ये बात कही जा रही है तो शायद कुछ होगा, अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं होगी। और इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले कंक्लूज़न नहीं ड्रॉ किया था, जैसे कई बार बहुत सारे लोग किताब लिखने से पहले शायद जो कंक्लूज़न है वो पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद किताब लिखते हैं। इनफैक्ट मैं किताब लिखने वाला ही नहीं था, मैं जस्ट देखना चाह रहा था कि अलायंस क्या है। तो जब मैंने डिग करना शुरू किया तो वहाँ से मैं ये ढूंढना शुरू किया कि नाज़ीज़ के कौन कौन से अलाइज थे, कौन कौन उनके साथ जुड़े हुए थे। मैंने हिंदुत्व के और नाज़िज़्म के बीच में कनेक्शन ढूंढने का बहुत कोशिश किया, मुझे कहीं नज़र नहीं आ पाया। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन उसके बाद और क्या था, तो वहाँ पे फिर मुझे कनेक्शन नज़र आया कि अरब्स और नाज़ीज़ के बीच में एक बहुत ही सुदृढ़ कनेक्शन था और वो अलायंस इतना मजबूत था कि हिटलर ने अपने मेन काम्फ को भी अरब के फेवर में अमेंड कर दिया था, उसके पेजों को बदल दिया था। तो जब ये सारे फैक्ट्स मेरे सामने आने शुरू हुए कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, उस समय तक मैं बहुत डीप नहीं गया हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, लोगों के ओपिनियंस देख रहा हूँ, तो फिर भी मैं चौंक चुका था कि अगर हिटलर भी अपने बातों को मोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि मेन काम से उसने कुछ पेजेस हटा दिए हैं, बदल दिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे बात कुछ बहुत गहरी थी। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। मैं हमेशा से जदुनाथ सरकार जी के बातों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जदुनाथ सरकार जी ने ये बोला था 1953 में अपने स्टूडेंट्स को और उनके स्टूडेंट्स को, जब वो रिटायर कर रहे थे, कि अगर ये भारत के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है इतिहास के पठन पाठन का, क्योंकि हम जो अथॉरिटी है उनकी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ सकते हैं और वहाँ से हम तथ्य तक जान सकते हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, आप एग्जैक्ट फैक्ट देख सकते हैं। मैंने भी वही रास्ता अपनाया, मैं आर्काइव को ढूंढना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं भारतीय आर्काइव से ढूंढना ज़्यादा आसान है, जर्मन आर्काइव तक पहुंचना, ब्रिटिश आर्काइव तक पहुंचना, फ्रेंच आर्काइव तक पहुंचना, ये ज़्यादा आसान है। और रास्ता आसान था, लेकिन अपने यहाँ ज्यादा मुश्किल है, अपने अपने यहाँ ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बाहर सारा आसान है। बाहर ज़्यादा आसान है। इट्स वेरी इजी। और सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से कोलैट करके रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा। मेरे एक मित्र हैं, वो ब्लास्फेमी पे किताब लिखना चाह रहे हैं और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, आर्टिकल 153 और 295A सेक्शन के बेस रेफरेंस के लिए, बट वो डॉक्यूमेंट हमारे आर्काइव में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये प्रोबेबली शायद लाहौर में होगा, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट मिल नहीं पा रहा है। लेकिन इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर आप ब्रिटिश आर्काइव या फिर फ्रेंच आर्काइव में ढूंढेंगे जो उनसे रिलेटेड है, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और ये मेरे साथ हुआ, आर्काइव्स निकलने लगे और जब कवर्ड से सारे हड्डियाँ निकल रही थी, तो जो कहानी मेरे सामने आई वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट थी। और ये अलायंस था जो कि इस्लामिस्ट और नाजीज़ के बीच में था, और ऑफ कोर्स उनके कॉमन एजेंडास थे, कॉमन फ्रेमवर्क था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे, जिसके वजह से दोनों साथ में आए। और मुझे नहीं लगता इतना सुदृढ़ अलायंस इससे पहले कभी हुआ था या उससे आगे फ्यूचर में कभी हो पाएगा। अच्छा, इस किताब पर तो आऊँगा, लेकिन मुझे याद आया, आपने कहा कि जब इमरान खान ने हिंदू दक्षिणपंथियों को, आप कहना चाह रहे हैं शायद, उनको जोड़ा होगा फासिज्म से नाजिज्म, जो आमतौर पर कह भी दिया जाता है कि ये तो फासीवादी ताकतें हैं। जब मैंने पढ़ा देखा तो BS मुंजे, जो हिंदू महासभा के थे, उनके बारे में ज़रूर कहा जाता है कि वो मे बी थोड़ा प्रभावित थे या फिर वो स्पेन गए भी थे, मिले भी थे, तो उनके आधार पर ये बात बहुत बोली जाती जी, है ना, कि ये इसलिए एक जैसे हैं जी। उस तरफ आपने कभी कुछ ढूंढने? हाँ, बिल्कुल, मैं ढूंढने की कोशिश की। मुझे ऐसे रेफरेंसेस मिले कि मुलाकात हुई थी मुसोलिनी से। हाँ, मुलाकात हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, लेकिन जो कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर जो मुझे यहाँ पे नज़र आया वो ये था कि कभी किसी ने हिटलर को या फिर फासीवादियों को कभी भगवान का दर्जा नहीं दिया, कभी मसीहा का दर्जा नहीं दिया, कभी उनको लार्जर देन लाइफ बनाने की अलायंस भी नहीं किया, अलायंस भी नहीं किया। अब जैसे एक नाम जो बार बार आ रहा था, जब मैं इस बुक के बारे में लोगों को बता रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे सबसे पहले पोस्ट किया कि किताब आ रही है, तो लोग नेताजी का पिक्चर विथ हिटलर डालने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चाहे वो मुंजे थे या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इन सब का पर्पस बहुत अलग था। और इनफैक्ट नेताजी और मुंजे का भी पर्पस अपने आप में अलग था, और इन दोनों का पर्पस
ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम या फिर अरब पैलेस्टीनियन से तो बहुत ही अलग था। नेताजी का एक ही उद्देश्य था कि भारत को आज़ादी दिलानी है, और इनफैक्ट उन्होंने हिटलर को बिल्कुल कॉल आउट किया था। उन्होंने बोला कि आप भारतीयों को ऐसा नहीं बोल सकते। मीन काम्फ में कुछ बातें लिखी थी, इस पर उन्हें आपत्ति थी। जिन्होंने आपत्ति जताई थी, उन्होंने चिन अप करके हिटलर से बात की थी। लेकिन जब हम इनकी मीटिंग देखते हैं ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इस जेरूसलम पर हम की, बात करेंगे। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आएगा। वो बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं हिटलर को जैसे उनके सबसे प्रिय मित्र हैं, और वो सब कुछ करने के लिए तैयार है हिटलर के लिए, और हिटलर भी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। सही है। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन ये बताइए फिर कि ये पहलू तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पता हुआ किसी को। भाई जब अलायंस हुए हैं, जब होलकर प्रेज किया गया एक दूसरे को, इनफैक्ट जब हम आगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे रिक्रूट किए गए, है ना, जो मुसलमान थे। तो किसी ने भी कभी कोई बात नहीं की इस पे। 1945 में सब खत्म हो गया और आज हम 2025 में बैठे हैं, इतना अरसा हो गया, 80 साल हो गए। क्यों आखिर ये पहलू निकल कर कभी नहीं आया? क्यों किसी ने लिखा ही नहीं? वेस्ट में भी नहीं लिखा किसी ने? वेस्ट में कुछ काम हुआ है, अच्छा। बट इतने डिटेल में काम नहीं हुआ है। अच्छा। यहाँ पे मेरी कोशिश ये थी कि मैं हर पहलू को ऑब्जेक्टिवली दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं जब भी अपनी जर्नी किसी भी किताब के साथ शुरू करता हूँ मैं बहुत ऑब्जेक्टिव रहता हूँ, मेरे पास कंक्लूजन नहीं रहता है। और कई बार आपको वेस्टर्न ऑथर्स के बुक को पढ़ के ये भी आभास होगा कि शायद उनके पास कंक्लूजन पहले रहता था, वो एक एजेंडा के साथ लिखते हैं। या तो उनको इस्लाम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश थी उनकी, या तो उनको नाजिज़्म को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश थी। उनका एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं था, क्योंकि जब आप कंक्लूजन फिक्स कर देते हैं तो आपका अप्रोच काफ़ी डिसओरिएंटेड हो जाता है। ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द कंक्लूजन, लेकिन जो आपका एकेडमिक पर्पस इज़ नॉट टू बी फोकस्ड ऑन द कंक्लूजन पहले से। तो यहाँ पे ये बुक लाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहाँ पे सारे वो आर्काइव्स निकल के आ सकें जो दबे हुए थे। भारत में तो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। और आज भी जब पैलेस्टाइन और इज़राइल का मुद्दा सामने आता है तो हर किसी के पास ओपिनियन है, हर कोई पंडित बन जाता है पैलेस्टाइन और इज़राइल का, लेकिन शायद उनको इन पहलुओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। तो मुझे लगा कि ये किताब लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जब गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता फैली है। तो लोग समझना चाहते हैं भाई इज़राइल कहाँ बना, क्या हुआ, पहले वो ज़मीन किसकी थी। और ये जो कुछ अभी हो रहा है ये ऐसा तो है नहीं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद हो रहा है, इसके बीच बहुत पहले के हैं। यस। पर मुझे इंटरेस्टिंग इस किताब में यही लगा कि आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पकड़कर, और हम जैसे हिटलर को एकदम ब्लैक वाइट और बस इतना समझते हैं कि उसने यहूदियों को मारा, दूसरा मतलब बस इतना मोटा मोटा पता है हिंदुस्तान में, और ये पता है कि वो इंग्लैंड को हराना चाहता था और वो फ्रांस तो कब्जा कर ही लिया था। बस मोटा माटी बात पता है जितनी किताब में पढ़ाते हैं। ये कुछ ज़्यादा हटके है और इंटरेस्ट इसलिए जाग रहा है क्योंकि अब लोग गज़ा और फिलिस्तीन और इसकी बातें करने लगे हैं। तो मुझे बताइए कि उस वक्त जबकि आप ये बात कर रहे हैं तब अरब दुनिया थी कैसी? जैसी आज है, आज तो फिर भी आइडिया लग गया है। उस समय की अरब दुनिया क्या थी, कैसी थी, कौन उसमें इंपॉर्टेंट लोग थे, क्या चल रहा था तब? तो अगर मैं कहानी को और भी थोड़ा पीछे लेके जा सकूं, अगर आप चाहें तो प्लीज। मैं 7th या 8th सेंचुरी तक जा सकता हूं, क्योंकि ये कहानी का जो जड़ है या जो बीज रोपे गए थे वो 7 और 8th सेंचुरी में ही रोप दिए गए थे। और अगर कोई ये सोचेगा कि हम थियोलॉजी से इसको सेपरेट कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम सोच सकते हैं कि थियोलॉजी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो मेन एक्टर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के वो थियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो हमारे और आपके मानने से कि थियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैटर नहीं वो करता, झगड़े का क्योंकि आधार ही वहाँ है। वो आधार ही वही है, वहीं से शुरुआत होती है। और सबसे और यहूदियों ने हमेशा से इज़राइल बनाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो परसिक्यूट होते आए थे। सबसे पहले उनको पेगन्स ने भी परसिक्यूट किया था, और कई बार कुछ लोग हिंदूज़ को भी पेगन्स के तहत रखना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिस्टिंक्शन लेके चलता हूँ, क्योंकि पेगन्स डेफिनेशन एक क्रिश्चियन डेफिनेशन है, और उसके हिसाब से जिनके पास भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है वो पेगन्स होते हैं। और हिंदुइज्म में ऑर्गेनाइज सिस्टम था, चाहे आप शैविज्म फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी, इट वाज बिट मोर ऑर्गेनाइज। ये पेगन के साथ नहीं रखा जा सकता है, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप हिंदू को रखें चाहे नहीं, पेगन्स ने परसिक्यूट किया था जी उसको, इट्स अ फैक्ट। वहाँ से परसिक्यूशन उनका शुरू होता है। उसके बाद दिस परसिक्यूशन कंटिन्यूज विद द क्रिश्चियंस, और ये परसिक्यूशन को अलग ही लेवल पे लेके गए थे जो मुस्लिम्स थे। और ईसाई धर्म का जो परसिक्यूशन का रीज़न है वो ये बताते हैं कि इट वाज अ ज्यू हु गॉट जीसस क्राइस्ट किल्ड,
इसलिए वो उनके लिए विलन है। और मुसलमानों के लिए वो इसलिए है क्योंकि उनके पास इस तरह के रीज़न नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी के पास एक अलग तरह का रीज़न है कि वो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के साथ ऐसा किया, जो उनके सन ऑफ गॉड है, उनके साथ ऐसा किया यहूदियों ने। इस्लाम के पास वैसा कुछ रीज़न नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एक पैक्ट या डील ब्रेक किया था प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, और वो डील वाज आल्सो कुछ इस तरह से रिलेटेड था कि प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम को फैलाना चाह रहे हैं, और व्हेन ही कम्स टू इन द बैटल विद द मक्कन्स, वहाँ पे यहूदियों को साथ देना था। बानु कुरैज़ा बोल करके एक ट्राइब था, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करें, तो जब उस वक्त इस्लाम स्प्रेड हो रहा है, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ अ रिलीजन। और आप मान लीजिए एक रिलीजन को पहले से फॉलो कर रहे हैं, कोई आके आपको बोल रहा है कि आपको ये रिलीजन फॉलो करना चाहिए। उसमें आपकी डील हुई एक पर्टिकुलर ट्राइब से या क्रीड से। वो ट्राइब बैक ट्रैक कर जाता है, वो बोलता है कि मैं आपको इसमें मदद नहीं करने वाला हूँ। तो पहले तो हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि जो जो पहली जो कम्युनिटी थी जिसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें ये क्यों किया गया? ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद भी जब ये डील टूटा या पैक्ट टूटा, उसके लिए भी अलग अलग तरह के ओपिनियन है कि वो डील को वैसे नहीं देखना चाहिए जैसा मुस्लिम स्कॉलर्स दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जैसे इब्न इशक जो कि बायोग्राफर हैं मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद के, या फिर और भी बहुत सारे हदीस भी हैं, वो सारी कुछ अलग कहानी खुद ब खुद में बताते हैं। तो और उसके बाद अराउंड 8th सेंचुरी वगैरह के आसपास, जब जो जेरूसलम है, जहाँ पे आज डोम ऑफ रॉक एग्जिस्ट करता है, डोम ऑफ रॉक के नीचे सेकंड टेम्पल ऑफ द ज्यूज़ है, और ऐसा मानते हैं कि यही वो सेक्रेट साइट है जिस पे ये डोम ऑफ रॉक बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि जो कैलिफ थे उस समय के, अब्दुल मलिक, उन्होंने एग्जैक्टली वो स्पॉटिंग क्यों चुना उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए? ये वो दौर था जब दो तरह से चीज़ें चलती थी, मैन एंड द बुक। और बाइजेंटेनियंस जो है, यानी कि जो क्रिश्चियन पावर, उनके पास मैन है, एक बुक है। जो यहूदियों के पास भी एक मैन एंड द बुक थे, बट वो ऐसी क्रीड थी जो कन्वर्ट नहीं करती थी। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वो कन्वर्ट कर रही है, और इस्लाम जो बाद में आ रहा है वो भी कन्वर्ट कर रहा है, और उनके पास भी एक नया मैन एंड द बुक आया है, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी के पास आया है। तो ये टसल बेसिकली पावर के लिए, क्योंकि बाइजेंटेनियंस को अगर उनको नए लोगों को हराना है, तो एक नई क्रीड का फॉर्मेशन होता है विद अ न्यू बुक एंड अ न्यू मैन, एंड द स्पेसिफिकली अ साइट इज चूजन विच ओवरलुक्स द साइट ऑफ द क्रिश्चियन। तो उनको ये दिखाना था कि हम क्रिश्चियनिटी से थोड़े ऊपर है। सो इट वॉज द टसल ऑफ द पावर। यहाँ से कहानी शुरू होती है, और ज्यूज़ को धिम्मी का स्टेटस दिया जाता है। धिम्मी का अर्थ होता है कि उससे पीपल अ बुक वो है, और उनको सर्टेन लॉज फॉलो करने होते हैं, और उनकी प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुकी है। और ये सबको मैंने अपने किताब में भी बहुत अच्छे से इलेबरेट किया है, और इसके लिए मैंने रेफरेंसेस भी दिए हैं, जैसे पैक्ट ऑफ उमर, जहाँ से ये सब नोशन आ रहा है। और ये प्रोसिक्यूशन का लेवल इस हद तक था कि दे वर मेड स्लेव्स। उनको एक अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे ताकि दे कैन बी रिकग्नाइज दैट दे आर द ज्यूज़, और रैदर पीपल ऑफ, क्योंकि क्रिश्चियन भी इसमें शामिल थे। और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगी। कारण ये था कि कुछ लोग कन्वर्ट होने लगे, कुछ लोग वहाँ से पलायन करने लगे, और ये सब कुछ हो रहा है जेरूसलम के लैंड पे, कनान के लैंड पे, या फिर जिसको हम इज़राइल, या ये जो भी आज बुलाते हैं इज़राइल एंड पैलेस्टाइन। और वहाँ से उनकी माइग्रेशन शुरू हो चुकी है। अब वो कुछ लोग इस यूरोप में स्प्रेड हो जाते हैं, कुछ लोग लेकिन ऑटोमन एम्पायर में भी रह रहे हैं। ये बोला जाता है कि ऑटोमन एम्पायर में बड़े समृद्ध थे जीव, लेकिन वहाँ पे भी उनका धिम्मी स्टेटस था, सब कुछ हंकी डोरी नहीं थी, उनके लिए लाइफ बहुत ही कठिन थी। और विद द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जब ये लैंड पूरी तरह से चेस बोर्ड का गेम बन चुका है फ्रेंच के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए, सब आपस में लैंड को बांट रहे हैं। तो उस वक्त सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया था कि इस लैंड को इसको हम अरब लैंड बनाएंगे, क्योंकि ऑटोमन के फॉल के बाद वो इमीडिएटली जो पहला अपीसमेंट पास कर रहे थे वो ज्यूज के लिए नहीं अब था। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर आ गए। हाँ, वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड वो अरब के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए कर रहा था। लेकिन बेल्फोर डिक्लेरेशन ने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे जब बिट्स एंड पीसेस में ज्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन के बाद भी परसिक्यूशन ज्यूज़ का हाई लेवल पे हो गया है 1905 में, विद द फेलियर ऑफ द रेवोल्यूशन। 1905 का रेवोल्यूशन फेल करता है और ज्यूज़ का परसिक्यूशन हो रहा है। सो दे चूज़ टू गो टू अमेरिका, दे चूज़ टू गो टू द अदर प्लेसेस। लेकिन
कुछ ही दिनों में अमेरिका ने भी अपना डोर बंद कर दिया था और ज्यूज़ के पास कोई जगह नहीं था जाने का, तो एक हमेशा एक भटका हुआ इंसान अपने घर को ही पहुंचता है और ये ज्यूज़ का होम हमेशा से रहा था, इसलिए वो आना शुरू करते हैं। लेकिन इसको अरब्स एक चैलेंज या थ्रेट की तरह देखते हैं और वहाँ से बहुत सारे राइट्स होते हैं। राइट्स टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट्स में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ जेनोसाइड। सिस्टमैटिकली उनको मारा जाने लगा और इवन बिफोर हिटलर ये सब कुछ चल रहा था। हिटलर तो बहुत बाद में आया, लेकिन उनकी हालत बड़ी दयनीय हो चुकी थी और इन्होंने सबसे पहले वेपन 1930 के दशक में उठाया ज्यूज़ ने। हम्म ये तो है धार्मिक कारण जो आप बता रहे हैं, और बहुत ठीक से आपने बताया। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा लोगों को कि हुआ क्या है। मतलब कुछ साल की हिस्ट्री जो आपने बड़ी खूबसूरती से छोटे में समेटने की कोशिश की। हिटलर जो यहूदियों को मार रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? अब मैं थोड़ा संक्षेप में समझना चाहूँगा आपसे। हिटलर का यहूदियों को मारने का मुख्य कारण ये था क्योंकि वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी उस वक्त आर्यनिज्म से बहुत फैसिनेटेड थी। ये हर कोई एक आर्यन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ों को रखना चाहता था। हर कोई अपने आप को आर्यन मान रहा था और इसी वजह से उस वक्त आर्यन इन्वेजन थियरी भी बड़ी पॉपुलर हो गई, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को इसलिए प्रोपेगेट किया कि तुम्हारा इन्वेजन पहले भी हो चुका है, वी आर आर्यन, दिस इज आर्यन इन्वेजन 2.0, पहले वो आए थे अब हम आए हैं। तो उन्होंने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए इसको एज अ टूल यूज किया था और उसके कि साथ बुरा साथ मत मानो, हाँ, ये तो होता है, इट्स पहले जस्ट भी हुआ सॉफ्टवेयर है। अपडेट। हाँ ये जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो हम वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, हम आ गए हैं। और ये फैसिनेशन जर्मनी में बहुत हद तक फैला हुआ था, क्योंकि जर्मन्स इंडोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड थे। वो यहाँ के टेक्स्ट पढ़ते थे और उस समय के जो थॉट प्रोसेस थे हमेशा ये लगता था कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं उस रीजन से ही उभर करके आई है। अ, और इस आर्यनिज्म के चक्कर में ये मानना था उन सबों का, यानी कि यूरोपियंस का, कि जो आर्यन है वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ रेस है एंड दे आर द रूलिंग क्लास, और बाकी लोग को और ये हिटलर के आने से पहले ही हो चुका है। सिद्धांत आ चुके थे, Yes, लोग yes, मानते थे। yes, हिटलर तो मतलब खुद ही ऐसा जनक नहीं था जैसे लोग मान लेते कई बार। yes. हिटलर पढ़ के कन्विंस हुआ था। यस 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 हिटलर ने भी बहुत, एक्चुअली जर्मनी में ये आर्यनिज्म बहुत फेमस था। लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे थे और यहूदियों को हमेशा नॉन आर्यन माना जाता था। कारण ये था कि उनको भी पता था कि उनका रूट जर्मनी नहीं है, उनका रूट लैंड ऑफ कनान है, जो जिसको आज जर्मनी कॉन्टेस्ट करेगा या बाकी लोग कॉन्टेस्ट करेंगे कि वही वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। लेकिन उस समय ये माना जाता था, एक्चुअली जो एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट है वो इससे आ रहा है कि वो यहाँ के है नहीं, हाँ वो यहाँ के है नहीं। हाँ। लेकिन आज वो सेंटिमेंट फ्लिप हो चुका है। वो बोलते हैं कि आप समझ रहे होगे मैं किस कंटेक्स्ट से इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए एक बहुत ही पागलपन सवार था पूरे यूरोप में कि हमको इस पूरे क्षेत्रफल को आर्यन में कन्वर्ट करना है और जो नॉन आर्यन है उनको मार करके भगाना है। उसमें यहूदी सबसे सर्वप्रथम थे और इसलिए हिटलर ने ये कैंपेन शुरू किया। शुरू में काफ़ी सॉफ्ट पॉलिसीज़ थी, सॉफ्ट पॉलिसीज़ धीरे धीरे एग्रेसिव होती गई और अंत में इट एंडेड अप विद द हॉलोकॉस्ट। तो मैं आपसे पूछ रहा था उस वक्त की अरब दुनिया कैसी थी? हाँ, उस वक्त का मतलब मैं पूछना चाहता हूँ 30 और 40 पे। सो अभी इससे पहले बेल्फोर डिक्लेरेशन हो चुका है, स्काई पॉकेट 19, 18, 20 टाइप चल रहा है। ये सब कुछ हो चुका है। सो वी आर ऑलरेडी प्लस 10 ईयर्स। मतलब अब यहाँ पे डिस्कंटेंट जाग चुका है अरब वर्ल्ड में अगेंस्ट द ज्यूज वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि जब 1917-1918 की बात करें, ज्यूज छुटपुट आ रहे थे थोड़े बहुत, 25,000 की संख्या में पहले जाने लगे थे। जर्मनी से आए थे। हाँ। जर्मनी से आए थे, आ चुके थे। और उससे पहले भी कुछ जत्थे में आए थे 1880 वगैरह के दशक में। और लेकिन उनकी नंबर फिर भी बहुत कम थी, 25,000 के आसपास थी। लेकिन ये उस दौर की आप बात करें जहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका स्टैंड है कि वो ज्यूज़ को एक लैंड देगा। और 55% और 45% की बात होती है। और बात ये उठ करके आती है कि 55 और 45% क्यों होना चाहिए, क्योंकि ज्यूज़ का जो प्रपोर्शन है वो रिलेटिवली बहुत कम है कंपेयर टू, आप उनको 45% दे रहे हैं लेकिन उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप हमको 55 ही दे रहे हैं। 55 ही दे रहे हैं। तो बेसिकली अरब में जो लोग रहते थे, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, जो मुसलमान थे वो इस बात से बहुत नाराज़ हो गए होंगे कि एक तो हमारी ज़मीन पर आप यहूदियों को बसाने के लिए बाकायदा कानून ही ले आए, जी,
और दूसरा यह है कि आप बसा भी रहे हैं तो 45% दे रहे हैं जी और अरबियों का 55% दे रहे जी। हैं। तो एक तरह से हम हार भी गए, हाँ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली तो खलीफा गिर गया, यस तो हम हार भी गए और ऊपर से अब आप यहूदियों को हमारी छाती पर बसाना भी चाहते हैं। बिल्कुल। ये एक सेंटिमेंट शायद बना होगा। ये सेंटिमेंट बना, लेकिन जो आयरनी ये थी कि जो यहूदियों को सबसे पहले जो ज़मीन बेच रहे थे वो भी अरब थे। दे वर वेरी ओपन टू इट, क्योंकि आप जब भी अरब सेंटिमेंट को देखेंगे, जो भी रेवोल्यूशन जो भी वहाँ पे हुआ, हमेशा एक इंस्टिगेशन के साथ शुरू होता है। तो पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उतना कुछ नहीं था। हालांकि जेनोसाइड की घटनाएं घट रही थी, क्योंकि जो एंटी जीविश सेंटिमेंट है वो आ रहा है थियोलॉजी से, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये तो चल रहा है। वो एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन उस समय उनको भी बिजनेस नजर आ रहा था कि हाँ वो आ रहे हैं, हम जमीन बेच सकते हैं, वी कैन मेक सम मनी, दैट इज फाइन। क्योंकि पैसा तो था यहूदियों के हाँ पास, पैसा था। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। हाँ वो जमीन तो है नहीं अपनी, घर तो है नहीं अपना, देश तो है नहीं अपना, तो जहां जा रहे थे वहां कुछ भी करके पैसा जरूर कमा रहे थे। पैसा बिल्कुल और कमा- हिटलर का एक गुस्सा, एक नाराजगी इस बात पर भी थी हाँ कि क्योंकि इतनी कम संख्या और ये बैठे हुए हैं पूंजी पर। हाँ तो और ये जो कम्युनिटी थी ये बड़ी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, इनका फोकस हमेशा पढ़ाई लिखाई में रहता था, एंड दे वर वेरी एंटरप्रेन्योरियल बाय द नेचर। वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट भी यहूदी बने। और ये कम्युनिटी के बारे में आपको दर्शाता है कि वो हमेशा से पढ़ाई लिखाई या फिर बैंक्स फाइनेंशियल तो पूरी तरह से यहूदियों का है। हाँ। सो दे वर वेरी क्लियर दैट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड हाउ इट नीड्स टू बी वर्क। और जब वो इधर माइग्रेट करके आ रहे थे, तो जब ये 55 और 45% की बात आई, उसका लॉजिक ये था बेसिकली कि जो यहूदियों के साइड में जो ज़मीन आई, उसमें से जो 22% ज़मीन थी वो पूरी बंजर थी या फिर डेजर्ट्स थे। उस ज़मीन को यहूदियों ने अपने मेहनत से बाद में जॉर्ज इजराइल, हाँ, उसको काफ़ी अच्छा बनाया, और उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया उसको बनाने के लिए, जो आज वो एग्जिस्ट करता है। उन्होंने अपने हिस्से में जो आया उसको चुपचाप ले लिया उनको। अब पॉइंट ये था कि इससे थोड़ा सा पीछे मैं जाना चाहता हूँ कि मैं ज़ायनिज़्म के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो ज़ायनिज़्म को आज भी एक एविल की तरह देखा जाता है। लोग बोलते हैं कि एक बड़ी बुरी चीज़ है। लेकिन ज़ायनिज़्म क्यों आई थी? ज़ायनिज़्म के आने का कारण ये था कि जब रशिया में, जो ज़ारिस्ट रशिया है, वहाँ पे ज्यूज़ का परसिक्यूशन हो रहा है, तो ये ऑब्ज़र्व किया बहुत लोगों ने कि आज तक हम सिर्फ परसिक्यूट होते आए हैं, और इसलिए हो रहा है कि ना हमारे पास हमारा स्टेट है, ना हमारे पास हमारे सोल्जर्स हैं, ना हमारी आर्मी है, कुछ भी हमारा खुद का नहीं है, तो इसलिए हम परसिक्यूट हो रहे हैं। तो अगर हमारा स्टेट होगा तो हमारे पास, तो शायद हम कभी अपना परसिक्यूशन रोक पाएंगे। तो अब सवाल ये उठा कि हम जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे कहाँ का जवाब हमेशा वहाँ से आता है, जिसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण हमारे भारत में भी है। जब द पर्शियंस परसिक्यूट हो रहे थे, यानी कि जो पारसीज जो आज कहलाते हैं, तो उन्होंने ये चुना भारत में आने के लिए, क्योंकि किस्साए संजान जो उनकी पूरी गाथा है, जो वो बताते हैं, संजान जो गुजरात में जगह है, वहाँ पे जब वो आते हैं तो वो बताते हैं कि उनको पता था कि उनका ओल्ड होमलैंड यही है, इसलिए वो कहीं का भी भटका वो हमेशा घर ही आता है, जो मैं पहले भी बोल रहा था। तो उन्होंने इसलिए डिसाइड किया कि हम सब पैलेस्टाइन जाएंगे। और गोल्डा मेयर जो प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं थी, शी वाज द एरा ऑफ द 1967 60 वगैरह के आसपास। सो उन्होंने पहली महिला प्रधानमंत्री, एंड शी वाज एब्सोल्यूट आयरन लेडी। उन्होंने बोला था कि आज अब कोई भी जीव डर नहीं सकता, क्योंकि आज उसके पास उसका खुद का स्टेट है, खुद की आर्मी है, उसकी खुद की मशीनरी है। और ये बिल्कुल सत्य भी था। इसी पर्पज़ के साथ जायनिज़्म आगे बढ़ रहा था और वो यहाँ पे वापस आ रहे थे। अब मैटर ये हुआ कि ये यहाँ से मार के भगा दिए गए थे ऑटोमन एरा में या फिर उससे पहले। अब वो सिर्फ वो वापस आने की कोशिश कर रहे थे। आपको मैं बस एक नॉर्मल सा केस दे देता हूँ, ये हाइपोथेसिस है। मान लीजिए फॉर अ वाइल दैट आज से 200 साल बाद ऐसा कुछ होता है कि भारत से सारे इंडिक फेथ को भगा दिया जाता है। जस्ट एज अ हाइपोथेसिस आप अज्यूम कीजिए, कुछ ऐसा होता है। लेकिन फिर से 500 साल के बाद वो सोचते हैं कि हमको वापस जाना है, कहीं हम रह नहीं सकते। लेकिन उनके लिए अगर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो ये तो एक ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। सिर्फ मैं अपने घर में वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही यहूदियों के साथ हो रहा था। उनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे थे, और अरब वर्ल्ड पूरी तरह से इस मैटर में अपोज हो चुका था। आज इजिप्ट पैलेस्टाइन के साथ उस तरह खड़ा नहीं है जैसे उस वक्त रहा करता था। ये सब के सब चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे पैलेस्टाइन के लिए, और इस चक्कर में काफ़ी इंसाइटमेंट हुआ और ये जेनोसाइड का फॉर्म लेने लगा था। तो अब थोड़ा सा पहले चलते हैं।
हिटलर के इस्लाम पर क्या विचार थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स खुल के आए तो मैं खुद हतप्रभ रह गया था ये सब जान करके। क्योंकि मैं ये जानता था कि द चर्चेस हैड सपोर्टेड द कॉज ऑफ नाजिज्म, जो जर्मन चर्चेस थे, ये मुझे पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कनेक्शन हिटलर और इस्लाम के बीच में निकल पाएगा। और ये सारे जो तथ्य हैं वो निकल के आ रहे हैं हिटलर की टेबल डायरी करके बुक है, जहाँ पे वो रिलीजन्स के बारे में बात करता था और उसको लोग रिकॉर्ड करते थे। तो हर रिलीजन के लिए उसने ओपिनियन दिए हैं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल रिलीजन जिसको उसने छोड़ा है। उसमें इस्लाम के ओपिनियन सबसे फैसिनेटिंग है क्योंकि एक रिलीजन जिसका वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था वो था इस्लाम। और इनफैक्ट हिटलर ने बिल्कुल क्लियरली ये जताया था कि ये बहुत ही दुख की बात है कि यूरोप को इस्लाम ने कॉन्कर नहीं किया। ओके। और क्योंकि इस्लाम को कॉन्कर नहीं किया, इस्लाम ने यूरोप को कॉन्कर नहीं किया, इस वजह से जो यूरोपियंस हैं बड़े कमज़ोर लोग हो गए। क्योंकि क्रिश्चियनिटी आपको रिवॉर्ड नहीं करता है। और यहाँ पे वो मैटर लेकर के आता है जो आज भी लोग कोट करते हैं, दिस इज़ व्हाट हिटलर इज़ कोटिंग बैक देन। वो मोटिवेशन ये है कि सोल्जर्स के लिए मोटिवेटिंग ये है कि जब वो मर भी जाएगा तो उसके बाद वो जन्नत जाएगा, जहाँ पे उसका इंतज़ार हूर कर रही होंगी, जहाँ पे शहद की नदियाँ बह रही होंगी। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल है और इसीलिए इस्लाम को मैन एन रिलीजन बुलाता था हिटलर। और उसके साथ साथ हिटलर ने क्रिश्चियनिटी को इसका रिलीजन ऑफ मतलब क्या हुआ? बुलाया। उसका ये मतलब हुआ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसने टर्म यूज़ किया मैन, क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो उस समय मैन ही होते थे। और जो नाजी आइडियोलॉजी भी थी वो बहुत हद तक इट वाज ऑल अबाउट मस्कुलिनिटी, अबाउट द मेन, अबाउट पावर। दैट इज़ हाउ उसमें तो महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं यस, स्वस्थ। दैट्स वाज द होल माइंडसेट। और इसीलिए जो आर्यन लॉज भी आते थे उसमें मैरिज को लेकर के भी सर्टेन लॉज रहते थे, कैसे मैरिज होंगे वगैरह, एंड दैट वाज वेरी क्लियर। और हिटलर यहाँ तक आगे बढ़ गया कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद के कैंपेन को बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन बताया। उसने ये भी बताया कि यहूदियों को एज अ प्रॉब्लम कोई अगर समझ पाया है सबसे अच्छे से तो वो इस्लाम था। और इसीलिए दिस इज़ द रिलीजन व्हाट वी वांट, ये रिलीजन हमको चाहिए। ये हमारा मिसफॉर्च्यून है कि ये यहाँ यूरोप में उतने अच्छे से आ नहीं सका, और अगर हमको आगे की दुनिया को बेहतर बनाना है तो इस्लाम हैज़ टू बी द रिलीजन। ओके। फिर लेकिन खुद तो वो क्रिश्चियन था। हाँ, वो क्रिश्चियन था, लेकिन उसने क्रिश्चियनिटी में बहुत रिफॉर्म लाने की कोशिश की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उसको रिफॉर्म बुलाता था और इट वाज कॉल्ड पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी थी। उसके हिसाब से जो न्यू टेस्टामेंट है वो भी यहूदियों की साजिश थी। उसके हिसाब से जीसस क्राइस्ट वाज अ ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आइड बॉय। और ये वो बताता है, वो ये तथ्य है। और वो एक आर्यन थे जीसस। और क्रिश्चियनिटी का एक बिल्कुल ही अलग फॉर्म होता, जो प्योर फॉर्म था वो बहुत अलग था। जो पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी है, जो दबा दिया गया था, यहूदियों के द्वारा दबा दिया गया था, और इसको उभार करके लेकर के आया हिटलर, इसलिए उसने पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी बताई। वो खुद को क्रिश्चियन मानता था, लेकिन वो बोलता था कि क्रिश्चियनिटी जो तुम देख रहे हो वो सही क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ, वो जो पहले एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट हैज़ टू बी, जैसे मैंने आपको वो डिस्क्राइब किया। ठीक है, लेकिन अब एक बात है, जिन देशों को वो जीतने जा रहा है वो क्रिश्चियन देश हैं। और जो आप किताब आपकी कहती है वो ये है कि उसने मुसलमानों के साथ, अरबों के साथ, अरब नेताओं के साथ एक गठबंधन किया। तो ये सुनने में अभी बहुत अजीब सा लग रहा है, जब आप बताएंगे तो शायद समझ में आए कि एक ईसाई, वो भी पॉजिटिव ईसाइयत की तरफ जाने वाला व्यक्ति जो चाहता है कि मैं जाऊं, वो ईसाई देशों पर तो हमला करेगा, लेकिन वो इस्लाम के साथ मिला हुआ है। ये क्या है? मतलब ये पजल सॉल्व कीजिए जरा। सो हिटलर का जो इस्लाम से अलायंस था या फिर इस्लामिस्ट से अलायंस था, और जिस अलायंस को मैं इस्लामो फासिज्म भी बुलाता हूँ, वो अलायंस वाज एक बहुत ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चलता था। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, एनाइलेशन ऑफ द ज्यूज़। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जो उसकी जो आर्यन कंसेप्शन थी उसके हिसाब से ज्यूज़ को भगा देना है। जो इस्लामिक थियोलॉजी है वो भी क्लियरली बता रही है कि यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम। अब यहाँ पे हिटलर के पास कोई इससे बेहतर अलाई हो नहीं सकता था, क्योंकि ये उसकी
जनरल पॉलिसी है। अब युद्ध में कोर पॉलिसी है, कोर और इस पॉलिसी पर दोनों बहुत सहमत हैं। बहुत सहमत है, बिल्कुल सहमत है, और उनमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। इट्स एनहाइलेशन ही एनहाइलेशन है। देयर इज नो डाउट कि कोई एक बोल रहा हो कि मुझे एनहाइलेट करना है और दूसरा बोल रहा हो नहीं, हम एनहाइलेट नहीं करेंगे, हम उसको कुछ और सेकंड क्लास सिटीजन बना लेंगे, हाँ, धिम्मी। ऐसा नहीं, दे वांट नहीं, अब धिम्मी नहीं। धिम्मी से भी ऊपर जा चुके थे ये लोग, उनको एनहाइलेशन ही चाहिए। क्योंकि थियोलॉजी के हिसाब से जजमेंट डे तब तक नहीं आएगी जब तक यहूदियों का एनाइलेशन नहीं होगा। और दीज आर ऑल ऑन रिकॉर्ड। जैसे वो ये बोलते हैं कि, और ये हमास के चार्टर में भी इंक्लूडेड है, वो ये बोलते हैं कि जजमेंट डे के दिन पत्थर भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा है, उसको आके मारो। सो ये जो थियोलॉजिकल अंडरपिनिंग थी, इसके वजह से हिटलर बहुत कन्विंस था कि ये अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं है, और जो रास्ते से भटकने वाले नहीं है वो सबसे अच्छे गठबंधन के योग्य होते सहयोगी हैं। हो सकते हैं। यस। और इस वजह से हिटलर को उनसे बेटर कोई अलाई मिल नहीं सकता था। और पूरे यूरोप में हर जगह टिट्स एंड पीसेस में यहूदी फैले हुए थे, और हर कोई यहूदी को लाइक एनी सिविलाइज्ड नेशन बचाने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे उनको मार सकते हैं। देयर वाज नो पॉइंट। अब अभी भारत में भी अगर कुछ होगा, अगर भारत पाकिस्तान में भी अगर युद्ध होता है, तो ये रिलीजन के बेस पे नहीं जाएगा। जब युद्ध होता है तो एवरीवन विल कम यूनाइटेड, एंड जो पॉलिटिक्स से अपनी राजनीति है वो चलते रहेगी। कोई भी सिविलाइज स्टेट शायद इसी तरह का रास्ता अपनाता है, और बाकी के स्टेट भी वही कर रहे थे। तो हिटलर की कोर पॉलिसी के अगेंस्ट चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो फ्रेंच हो, सब कोई थे। लेकिन हाँ, ये बात भी तय है कि ब्रिटिश भी कम रेसिस्ट नहीं थे। उनकी रेसिज्म जो हम भारत में देखे हैं, उनकी रेसिज्म अफ्रीका में नज़र आई, बारीक है वो। yes। लेकिन वो हम उसके बारे में ज़्यादा उनकी रेसिज्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट्स ओपन करके देखेंगे तो उनकी रेसिज्म भी बहुत ही थी, क्योंकि वो लिखा रहता था ना कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। सो इट वाज नॉट एनी गुड। लेकिन इंडियंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, यहूदियों के बारे में बात हुई है। वो अलग बात है कि हम दूसरे एंगल से आज यहूदियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से हिटलर को जो पहले मैंने बोला, ये वो वजह थी जिसकी वजह से हिटलर को सबसे सुदृढ़ अलाई अगर कोई नज़र आया तो अरब थे। और दे वे कमिटेड, उनकी कमिटमेंट थी, वो कुछ भी मरने मारने को तैयार थे, क्योंकि उनके लिए जन्नत इंतजार कर रहा है। और जो हिटलर जिसको पॉइंट आउट भी करता है काफी क्या ऐसा भी था क्योंकि हिटलर को नए दोस्त चाहिए थे ये जंग जीतने के लिए, और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी तब तो और ज़्यादा महसूस होने लगा उसे, क्योंकि शुरू में तो जीत हासिल होती रही, ब्रिटेन भी चुप बैठा था। Yes। तो ऐसा भी हुआ हो शायद कि हिटलर ने शुरू में जो माना हो, बाद में उससे कुछ और मानना शुरू कर दिया हो, क्योंकि जब साथी चाहिए होते हैं तो एक कॉमन ग्राउंड तो चाहिए होता है। हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसलिए इसको थोड़ा अलग वे से सोचता हूँ, क्योंकि जब आपकी कोर पॉलिसी होती है, कोर पॉलिसी और जो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप आगे जाके करते हैं कोलैबोरेशन में, अब जैसे एक साधारण सा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, जियो पॉलिटिक्स भी कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कि जैसे भारत ईरान इज़ ऑलमोस्ट गुड फ्रेंड्स, लेकिन व्हेन इट केम टू बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए डोमेस्टिक कॉजेज़ में भारत में, जिसमें ईरान की खमीनी ने बढ़ चढ़ के बहुत सारी बातें भारत के खिलाफ बोली। कश्मीर। यस। तो जियो पॉलिटिक्स जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, और जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत अलग होती है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो बाहर वाले भी इंटरफेयर करते हैं वो अलग तरह से पेश आते हैं। जब सीरिया का जब जो पूरा स्टेट जो रूल था वो चेंज हुआ, उस वक्त जो पॉलिसीज थे सारे के काफ़ी डिफरेंट नज़र आए। इजराइल इज सपोर्टिंग समवन जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आज वाइट हाउस में एक्स अलकायदा घुस करके बैठ रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स है वो बड़ी अलग सी चीज़ होती है। आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है वो आपकी कोर पॉलिसी होती है। तो हिटलर की डोमेस्टिक पॉलिसी थी कि उनको ज्यूज को एनालाइट करना है। जो पैलेस्टीनियन अरब से उनकी भी एक कोर पॉलिसी थी। अब ये भी तो बड़ी अजीब बात है ना कि पैलेस्टीनियंस तो सुन्नी है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए ईरान हमेशा साथ में आ जाता है। सो अब नॉर्मली आप ये कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ईरान इराक कभी साथ में नहीं आया। इनफैक्ट सद्दाम हुसैन के साथ जो इतनी बड़ी युद्ध चली थी ईरान और इराक के बीच में, काफ़ी लंबी वॉर थी वो बेसिकली इट वाज शिया सुन्नी वॉर।
तो ये सब चीज़ें जियो पॉलिटिक्स में होती हैं, लेकिन आपकी जो डोमेस्टिक कोर पॉलिसी है वो डिफाइन करती है कि आप क्या हैं। और हिटलर की कोर पॉलिसी थी ज्यूज़ को ख़त्म करना, पैलेस्टीनियन की कोर पॉलिसी थी ज्यूज़ को ख़त्म करना। इसलिए दोनों को साथ आने में आसानी हुई। आसानी हुई। अच्छा, आपने ईरान का भी जिक्र किया अपनी किताब में। आप लिखते हैं कि ईरान का नाम बदलने के पीछे भी एक समझ थी कि उन्हें ऐसी ताकतों का साथ मिल जाएगा जो आर्यन सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। ये क्या कहानी है? सो अभी ईरान भी बहुत रिसेंटली चर्चा में रहा, क्योंकि जब ईरान और इजराइल ने आज का शो हमारा इतिहास और जियो पॉलिटिक्स का कुछ मिक्स सा हो गया। हाँ, ये इतिहास भी कुछ वैसे ही है। अब वैसा ही है। सो जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ तो उस समय भारत दो कैंप में बटा हुआ था। कुछ लोग बड़े एग्रेसिवली कि रेजिम चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ओपनली बोलता, आई एम वेरी प्रो इजराइल नाउ आफ्टर हैविंग रिटन दिस बुक। लेकिन उस युद्ध के दौरान मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ईरान के साथ क्यों होता है, क्योंकि ईरान की अगर रेजिम भी बदलती है तो भारत के लिए कोई पॉलिसी में इनफैक्ट शायद वर्स्ट भी हो सकती है, क्योंकि जो पहली जो शाह थे जो रूल कर रहे थे, रज़ा शाह पहलवी, हाँ, वो बिल्कुल भारत के अगेंस्ट थे। उन्होंने कश्मीर इशू पे कभी भारत का साथ नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी वो सपोर्ट। अमेरिकन थे, वो दौर ही अलग था। अमेरिका ही पूरा पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। एग्जैक्टली। आज तो थोड़ा कंफ्यूज होता भी होगा, तब कोई कंफ्यूजन नहीं था भाई। एग्जैक्टली। और जब ऐसा केस था, और अब वो आप देखिए, वो अमेरिकन एलाई हैं, जैसे हम देख रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो दौर की आप बात कर रहे हैं, दे वर नाजी एलाई। और वो जो डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो काफ़ी क्लोज थे नाजीज़ के साथ। और इसी वजह से बाद में जब वॉर वगैरह हो गया, जब पाया गया कि दे वर ऑलमोस्ट लाइक ए कोलैबोरेटर, इसी प्रेशर में आकर के उनको पपेट बनना पड़ा था अमेरिका का, जो जापान के साथ भी हुआ। सो दे बिकेम अ पपेट। वो इम्पोजिशन हो गया उनके ऊपर दैट दे हैव टू गो थ्रू दिस पॉलिसी। उनके ऊपर कोई उपाय नहीं था। तख्ता पलट करते हैं, नए शाह को लेकर के आते हैं आगे के जनरेशन को। सो आप ही कह रहे हैं कि हिटलर के साथ थे, लेकिन जब हार हो गई, अब मतलब अपने आप को हार बचे रहने के लिए क्या करोगे? अब तो जीते हुए पक्ष की सारी बात सुनोगे। यस, तो अमेरिका की सुनोगे। अमेरिका बिकेम लाइक अ गॉडफादर टू देम एंड द थिंग्स बिगैन टू चेंज। और इसीलिए शुरू में ऑयल की सारी डीलिंग भी अमेरिका की ईरान से होती थी, और सब कुछ वहाँ से बहुत रिलेटेड है। जैसा आज उनके लिए इजराइल है अरब में, उस वक्त ईरान था। ईरान वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ देम। और लेकिन अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो शाह जो प्रो अमेरिका है आज, उनके जो फाउंडिंग डायनेस्टी के पर्सन है वो प्रो नाजी थे, यानी कि एंटी अमेरिका थे। सो और उन्होंने बहुत सारे एंटी जूइश हरकतें भी की थी, विच वॉज वेरी मच एग्जिस्टिंग। सो नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो वेस्टर्न माइंडसेट से आ रहा है, दे शुड बी अलाई ऑफ द इजराइल, बट दैट वाज नॉट द केस। और वो आपने ये इंस्टेंस बोला कि तो पर्शिया का नाम जो बदलने का, फारस का नाम बदला। हाँ, मतलब फारस जो एक्चुअल नाम था, उसका बदलने का जो ये है, और ये बहुत ट्रू है, क्योंकि पहले हिटलर ने अपने मेन काम के हिसाब से सभी को नॉन आर्यन बना दिया था। उसमें ईरानियंस भी थे, उसमें अरब भी थे, खुद ईरानी भी नॉन आर्यन। हाँ, सारे के सारे नॉन आर्यन हो चुके थे। लेकिन तब शाह ने ये पॉइंट रखा कि हम तो आर्य ही हैं, और इसीलिए हमारा एक्चुअल नेम ईरान है, और तो हमको आपके लॉ के तहत माफ कर तो नाम में आर्यन है। हाँ, हम आर्यन ही है। तो वो पहला कंसेशन उनको वहाँ पे मिलता है, और वो ईरान हो जाता है। उसके अलावा ये कंसेशन बहुत सारे लोगों को पास किया गया। ऐसा बोला गया कि अरब्स आर ऑलमोस्ट लाइक आर्यंस, और इसीलिए जो आज हम एंटी सेमिटिज्म की बात करते हैं, नाजीज हमेशा जो टर्म यूज़ करते थे वो एंटी जीविश था। उन्होंने उनके ऑफिस का टर्म था एंटी जीविश। वो एंटी सेमिटिज्म नहीं बात करते थे, क्योंकि सेमिटिज्म के तहत अरेबिक लैंग्वेज भी वहीं पे आता है। इट्स अ लैंग्वेज बेस्ड थिंग, भाषा की वजह से। तो अरब्स भी सेमेटिक हो जाते हैं। आज आप बोलते हैं कि एंटी सेमेटिक है, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप अरेबियंस की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ मोर अबाउट द एंटी जीविश। सो ये बहुत फनी इंस्टेंसेस थे कि लोग अपने, जैसे ईरान का केस, अपने नाम को बदलवाना चाह रहे हैं ताकि वो आर्यन डिक्लेयर हो चुके हैं, जब हिटलर के साथ आराम से बैठ सकें, वो हमें कहे कि नहीं नहीं आप भी आर्यन हो, उनके एम्बेसी सुरक्षित रहें, उनके काम जो चल रहे हैं जर्मनी में, यूरोप में सुरक्षित रहें, सब कुछ। टर्की भी अपने आप को आर्यन डिक्लेयर करवाने के लिए उन्होंने भी एक्सेप्शन पाया। तो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हो गई उस टाइम। हाँ, पूरी तरह से आर्यनिज्म वाज लाइक यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप, वही था। किताब का चैप्टर 6 आई थिंक, हिटलर्स मोस्ट लव्ड एलाई, द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम।
हुसैनी साहब, ये नाम बार बार आ रहा है इस किताब में और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इससे पहले पर मुझे ये बताइए, हुसैनी पर आएंगे, जब आपने इतना पढ़ाई है थोड़ा सा बताइए, हिटलर हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ कहता था क्या? हाँ, हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल कहता था। उसका ये मानना था कि कुछ अच्छी टीचिंग्स हैं हिंदुइज़्म में, क्योंकि वो बिल्कुल वो भी आर्यन इन्वेजन थियरी के सिकनेस का शिकार था। उसके हिसाब से भी जो वैदिक थॉट प्रोसेस है सब कुछ आए। ज़्यादा नहीं बोला है उसने, लेकिन हिंदू फिलॉसफी के बारे में बात करता है कि दे आर गुड गॉड्स एक्सेट्रा। वो बुद्धिज़्म के बारे में बात करता है, ही टॉक्स अबाउट इट, इंडिक थॉट प्रोसेसेस। और हिटलर के अलावा हिमलर, जो उसके बहुत ही क्लोज लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने भी हिंदुज़म के बारे में बात की। और जब ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की बात करते थे, जैसे जो उनकी जो शादियां वगैरह होनी शुरू हुई, वो जर्मैनिक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से, या फिर जो पुरानी पेगन ट्रेडिशन थी उसके हिसाब से होनी शुरू हो गई थी। तो एक एंगल ये मिलता है कि कहीं ना कहीं वो पेगनिज्म से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ लेकर के आए थे। बट ये सब लेबोरेटरी में था, ये सब प्रैक्टिकली कभी बाहर निकल करके नहीं आई, ये सब लेबोरेटरी तक सीमित रह गया। अब जैसे हिमलर भी भगवत गीता लेकर के चलता था, ऐसे आपको बहुत सारे कोर्स भी मिल जाएंगे और इसमें ट्रुथ भी है, लेकिन उसने कभी भगवत गीता के पॉइंट को यूज़ करके ना हिटलर ने कभी बोला, ना ही हिमलर ने भगवत गीता को कोट किया वायलेंस के लिए। इन लोगों ने हमेशा इस्लामिक टेनेट को ही कोट करने की कोशिश किया। तो हिंदुइज्म से कनेक्शन दिख सकता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू दैट वो कुछ सीखना चाहते थे, कुछ उसमें अच्छाई देख रहे थे। या और ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर अगर हीरा है तो हीरा में चमक है, तो वो जो बुरा इंसान है वो भी बोलेगा हीरा चमक रहा है, जो अच्छा इंसान है वो भी बोलेगा हीरा चमक रहा है। अगर उसने कुछ अच्छाई पकड़ भी ली हिंदुइज्म की, तो उससे कुछ कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये, अगर उसने इस्लाम के भी कुछ अच्छे पॉइंट यूज़ करके बात की होती, तो हम शायद ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, उसने ये बात अच्छी चुनी है इस्लाम से। लेकिन उसने हर वो चीज़ चुनी जो कि उसने चुनी प्रॉब्लमेटिक है इस्लाम। आक्रामकता, यस, जो एक पहलू था केवल, लेकिन उसने वो पकड़ा। यस। ठीक है, अब बताइए जरा हुसैनी साहब के बारे में। तो हुसैनी को ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम का जो टाइटल मिला, इंटरेस्टिंगली वो टाइटल देने वाले ब्रिटिशर्स थे। पहले मुफ्ती का टाइटल होता, मुफ्ती को बढ़ा के उसने ग्रैंड मुफ्ती कर दिया ताकि वो अपना एक अलाई बना सके। और इस टाइटल के पीछे भी जो शख्स था वो एक ज्यूइश बॉर्न ब्रिटिश था। सो वो एक ज्यू था जो जिसको लगा कि ग्रैंड मुफ्ती बड़ा लिबरल मुसलमान होगा और हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उनको अरब वर्ल्ड में एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ चल रहा है लैंड वगैरह को लेकर के, दे वांटेड अ वॉइस जो कि लीडर की तरह निकल करके आए। और उस वक्त भी काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन भी होते हैं, जो दूसरे इस्लामिक स्कॉलर हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद ग्रैंड मुफ्ती, क्योंकि ग्रैंड मुफ्ती की इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही वीक थी। अच्छा। हाँ, उनके पास टाइटल था ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम का, लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी में वो बड़े कमज़ोर थे, उनको इस्लाम नहीं आता था, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। बनाया किसने था? ब्रिटिशर्स ने। बस उन्होंने तय किया था कि उन्होंने ये तय कर बनेगा दिया कि हाँ, जेरूसलम का सबसे बड़ा मुफ्ती ये है। यस। ओके। और बाद में बहुत बड़े बड़े इस्लामिक काउंसिल के भी वो हेड हो गए, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो लार्जली वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के रूप में दिखाए जाने लगे। और ग्रैंड मुफ्ती 1920 वगैरह के आसपास तक बड़े सटल, 1920-21 के बहुत सटल व्यक्तित्व, लिबरल विचारधारा के जैसा हम मान सकते हैं। लेकिन 1922-23 के बाद से चीज़ें काफ़ी बदलने लगी। इनफैक्ट 21 से 22 के बाद से ग्रैंड मुफ्ती काफ़ी रेडिकल हो चुके हैं, और उनके रेडिकलिज्म का जो वो कारण ये बता रहे हैं कि हमको अरब नेशनलिज्म को जगाना है। ये जो कॉलोनियलिस्ट आ रहे हैं, जो यहूदी हैं, वो कॉलोनियलिस्ट हैं, वो कॉलोनीज बना रहे हैं और इनको ब्रिटिश हेल्प कर रहे हैं। एंड दिस इज़ कॉलोनियलिज्म, और हमारी बैटल कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट है। शुरुआत यहाँ से होती है, जो कि एक अलग ही रिलीजियस रूप बाद में ले लेती है, और ये बिल्कुल वृहद होता जाता है। 1930 के समय तक ग्रैंड मुफ्ती बहुत ही ख़तरनाक इंसान हो चुके हैं, बिल्कुल हिटलर की तरह, क्योंकि वो बहुत सारे दंगे भड़काते हैं। और दंगे बोला नहीं जा सकता, क्योंकि दंगे वो होते हैं जहाँ पे दो साइड आपस में लड़ाई लड़े। इट वाज मोर ऑफ अ जेनोसाइड, जहाँ पे बच्चों के सिर फोड़ दिए जाते थे, इस तरह की बर्बरता हुई। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बुक में लिखी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि किताब छोटे से छोटे लोग पढ़ सकें। हालांकि अभी पब्लिशर्स ने इसको 15 एंड अबव एज ग्रुप के लिए रखा है, बट स्टिल क्योंकि तथ्य आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डिलिबरेटली कुछ ऐसे इंस्टेंस हैं जिसको मुझे लगा कि शायद ग्राफिकली काफ़ी उसको नहीं डालना चाहिए। ऐसे इंस्टेंसेस आए थे। वो आपने
नोआ खाली और डायरेक्ट एक्शन डे के इंस्टेंसेस के बारे में सुना होगा। वहाँ पे पुलिस भी काफ़ी कॉम्प्लिसिट हो गई थी जो ब्रिटिश फोर्सेस थी। ये घटना यहाँ पे भी घटी। ग्रैंड मुफ्ती हैड अ कोलैबोरेशन विद द, और ये एक ज्यू ब्रिटिश ऑफिसर है जो रिकॉर्ड पे बता रहा है कि कैसे पुलिस को और फोर्सेस को अपने साथ लेकर के मुफ्ती ये काम करता था। ये क्या साल है? ये 1921 और 22 के आसपास की घटना है। ओके, बहुत जल्दी हो गया। मतलब आप कह रहे हैं अंग्रेजों ने ही बैठाया, हाँ। और 1921-22 आते आते ग्रैंड मुफ्ती बिल्कुल बदल गया। यहूदियों के खिलाफ चले गए, जबकि अंग्रेजों का वरद हस्त प्राप्त था यहूदियों को। मतलब ये 1-2 साल के बाद की बात है जब उनको मुफ्ती बना दिया गया था। ये चीज़ें घटने लगी 22-23 के आसपास, इसी के आसपास होना चाहिए। ठीक है। तो और ये इस लेवल तक चला गया कि यहूदियों को बचाने वाला कोई भी नहीं है। अब आपके देश में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो आप इंश्योर करेंगे कि उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी देखी जा सके, चाहे कुछ भी हो, आपके शत्रु हों, चाहे शत्रु नहीं बोला जा सकता, मतलब आप अगर उनसे एग्री नहीं भी कर रहे हैं एक सिविलाइज सोसाइटी में, तो उन्होंने हमेशा ऐसे एग्जाम्पल दिए कि वो हमेशा से बारबरिक रहे हैं, दे वर नॉट सिविलाइज एट ऑल। और वो नज़र आ रहा है। अगर हम करंट जियो पॉलिटिक्स की बात करें गाज़ा के कंटेक्स्ट में, तो मैं और उदाहरण भी दे सकता हूँ, आऊँगा उस पर। यस। तो बेसिकली जो हुसैनी है वो एक बड़ा कैरेक्टर कैसे बन गए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। तो अब उनको अरब्स का काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि अब नेता बन गए। हाँ, वो बड़े नेता बन चुके हैं, नेता ही नहीं, बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। ग्रैंड मुफ्ती सिर्फ टाइटल था, लेकिन टाइटल के बियॉन्ड अब उनके एक्शंस भी दिखने लगे हैं। जब वो लोगों को इंसाइट करते हैं, जिहाद के लिए आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, यहूदी तुम्हारे शत्रु हैं, इसकी बार बार बात की जाती है। वो इंटरप्रेटर बन जाते हैं कुरान के, हदीस के, उनसे कंसल्ट करते हैं लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेसेस हो जाता है जहाँ पे स्ट्राइक्स होते हैं, कंटिन्यूसली शॉप्स बंद किए जाते हैं, यहूदियों को मारा जाता है। और ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो अब शुरू हो चुका है। ये कंटिन्यूसली जेरूसलम के आसपास ये कंटिन्यूस है, ये कहीं पे भी रुक नहीं रहा है। और हर साल आपको कोई ना कोई घटना मिल जाएगी, कुछ ना कुछ हुआ है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं उस टाइम? अंग्रेज चाह रहे हैं कि वो इनको रोक सकें, जो कि टेक्स्ट में नज़र आता है, और मतलब जो एविडेंसेस जो दिख के आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको एक्शंस नहीं नज़र आएंगे कि अंग्रेज कुछ करना चाह रहे थे। क्योंकि अंग्रेज क्या शायद ये कह रहे हैं कि भाई बेल्फोर डिक्लेरेशन कर तो दिया, हो तो गया, हाँ, अब हम बार बार थोड़ी ये उनके बचाएं, लिए ये सब करें। पेन की तरह बन गया था। और कई बार अंग्रेज अपना हाथ हर जगह से साफ करते थे। उन्होंने भारत ने भी यही किया था। जब भारत के पार्टीशन के दौरान दंगे भड़के थे, तो दे वर नॉट एबल टू स्टॉप इट। इतनी बड़ी फोर्स थी, अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। सेना भेजते, सेना भी कुछ भी उन्होंने उनको प्रायोरिटी में नहीं रखा। ये बिल्कुल उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। और सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स की बिल्कुल प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आज भी कुछ लोगों का सेंटिमेंट, यहूदियों का सेंटिमेंट ब्रिटिशर्स के लिए जा सकता है। वो ये बोल सकते हैं कि ये वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने हमको स्टेट दिया, हमको। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी। इट वाज वेरी टफ फॉर देम। हाँ, लेकिन आगे वो जाकर 45 के बाद अमेरिका ने थी। हाँ, आगे जा कर के लेकिन ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होते हैं ज्यूज। उनके कुछ वॉलंटियर्स आगे आते हैं, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस वो बनाते हैं जब उनको अपोज कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फेनोमेनन है, इससे पहले तब तक ज्यूज बड़े अच्छे हैं। ज्यूज विद अ वेपन इज अ बैड ज्यू, एंड ज्यू विदाउट अ वेपन इज अ वेरी गुड ज्यू। ये वही सेम ज्यू है जिसने वेपन उठा लिया तो वो बड़ा बुरा हो गया, क्योंकि वो अपने सेफ्टी के लिए कर रहा था। लेकिन दे वर द बैड पीपल नाउ। हिटलर से कैसे दोस्ती हुई इनकी? और आप शुरू में कह भी रहे थे कि भगवान बना दिया, किसने हिटलर को भगवान बना दिया? तो इसके पीछे ऑलमोस्ट सारे लीडर्स थे, सारे अरेबिक लीडर्स। इजिप्ट के भी लीडर थे। इजिप्ट में एक बड़े डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया था, इजिप्ट नहीं, ये तेहरान की बात है। तेहरान में एक बहुत बड़े डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया, ही वाज अ फिजिशियन एंड ही डिक्लेयर दैट ही इज़ लाइक इमाम अली। अच्छा। तो और तेहरान का इंक्लिनेशन ऑब्वियस है, बिकॉज एज इन कंपेरिजन विद इमाम अली, क्योंकि वो शियाइट है। हाँ, तो वो इसलिए उन्होंने ऐसा कंपैरिजन किया। इजिप्ट से ऐसे लेटर्स, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स भेजे जाने लगे हिटलर को जब थर्ड राइक है, क्योंकि उनको ये नज़र आया कि जो उनकी एंटी ज्यूइश पॉलिसी है वो इनके थियोलॉजिकल अंडरपिनिंग से मैच कर रही है। और अभी तक यहाँ पे इस 10-12 साल में वो कुछ जेनोसाइड के एक्ट्स कर चुके हैं। वो ऑलरेडी इस बैटल में घुस चुके हैं जहाँ पे वो ज्यूज का खात्मा करना चाह रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि यहूदियों के साथ जो हम करना चाह रहे थे, ये कोई एक आदमी कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे। और हिटलर एक बहुत ही बड़ा लीडर है। और
अब हिटलर से कोई डिसएग्री करे या एग्री करे वो बात की बात है, हिटलर तो बड़ा लीडर था ही। बिल्कुल उस दौर का वो बड़ा बहुत ही लीडर बड़ा है। लीडर था, हाँ, और इतना बड़ा लीडर इतनी बड़ी पॉलिसी लेकर के आ रहा है कि विच इज़ कम्प्लीटली एंटी ज्यू, तो उनसे बड़ा उनका कोई अलाई हो नहीं सकता, इसलिए वो उनको लार्जर देन गॉड फिगर की तरह देखने लगे, लार्जर देन लाइफ फिगर बन गया था हिटलर। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, आपकी एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, और किसी दूसरे देश में एक बड़ा लीडर, जैसे एक बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं फॉरेन के, जब वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं और सारे भारतीय काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, कई बार उनको लगता है बहुत बड़ी बात कह दी। तो जब भी आपकी फ़िलॉसफ़ी कोई बड़े लीडर से मैच करती है, अगर आपके लैंड से वो बिलोंग नहीं करता है, तो आप उसको लार्जर दैन लाइफ बना देते हैं। ऐसा भारत में अभी भी होता है, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का किस्सा हो, व्हेन मेनी इंडियंस वर वेरी हैप्पी दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ कम टू पावर, और उसके अलावा बहुत सारे सत्ता पलट में। तो ये उस वक्त भी हुआ था, बिकॉज फिलोसफिकली हमको लगा कि समथिंग, अरब्स को लगा दैट हमारा एक बहुत बड़ा अलाई का लीडर आ चुका है, और इतने बड़े कंट्री जर्मनी का लीडर आ चुका अपने है, तो साथ है अब। वो हमारा है, उसको हम कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजेंगे, जो भेजे जाते थे उसको। स्टूडेंट्स ड्रामा इन द थिएटर्स कर रहे थे इन जगह पे, रिप्रेजेंटिंग हिटलर, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो रही थी। और जो बुरी, जो बुद्धिजीवी, हीरो था अरब में। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल अरब अरब वर्ल्ड में बिल्कुल हीरो बन चुका था। हीरो तो छोटी वर्ड होगी, और मैंने बिल्कुल मसीहा बोला है, सही बिल्कुल बोला आपने तो। मसीहा की तरह उसको ट्रीट करते थे। और ऐसा बोला गया कि एक वहाँ के स्ट्रीट्स पे एक सेइंग थी, ये वर्ल्ड वार के समय हुआ, कि इन द हेवन वी हैव अल्लाह एंड ऑन द अर्थ वी हैव हिटलर, ओह। देन व्हाई आर यू पिकिंग बैटल विथ अस, यू द पीपल ऑफ द रिलीजन ऑफ डॉग्स। तो ये उन्होंने फ्रेंच को बोला था। अब ये आयरनी है कि आज फ्रांस पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय इन्हीं फ्रेंच को बोला था, यू द फॉलोअर ऑफ द रिलीजन ऑफ द डॉग्स, व्हाई आर यू मिसिंग विथ अस, क्यों हमसे मिस कर रहे हो, हमारे साथ हिटलर है। सो ये एक ऐसी घटना है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे हो रही थी, ऐसे पोएम्स लिखे जाते थे, गाने लिखे जाते थे हिटलर के लिए, और उनको कंपेयर किया गया द प्रॉफिट मोहम्मद से भी, विच वॉज अ बिग थिंग, क्योंकि एज पर द इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद इज द सील ऑफ द प्रॉफिट, उनके बाद कोई प्रॉफिट आएंगे नहीं, बिल्कुल। वो हो गया है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ कुफ्र, हाँ, तो इट्स अ कुफ्र, एब्सोल्यूट कुफ्र, आप ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन दे वेंट वे बियॉन्ड इट टू प्रेज हिटलर। उत्साहित हो गए थे क्या? यहाँ बिल्कुल उत्साहित थे, हमें मतलब या तो अति उत्साह में हो सकता है, या फिर उसको मक्खन लगाना चाह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास आपको देने के लिए इससे बड़ी कोई पदवी नहीं है, हाँ, और दे दी हमने। इसके लिए कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं, जब मैंने वेस्टर्न स्कॉलर्स के काम को पढ़ रहा था, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एक बहुत बड़ा काम था जो होने जा रहा था, जो उनकी जो कोर है या प्रिंसिपल है विच कम्स फ्रॉम थियोलॉजी, वो कोई फुलफिल करने जा रहा है, तो उसके लिए कुछ तोड़ना मरोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली जजमेंट डे इज द फाइनल डे। उसके डायरेक्शन में अगर एक दो कुफ्र हो भी जाती है तो इट डज नॉट मैटर। ओह। सो ऐसा इंटरप्रिटेशन तो है कुछ। उधर हिटलर है जो कुछ चीजें बदल रहा है क्योंकि उसे अरब को साथ लेना है, इधर अरब है जो कुछ चीजें बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हिटलर अपने पाले में यदि आ सकता है, अपने से खुश है, कर दो एक दो बातें ऐसी, कोई बात नहीं चलेगा। तो ये गठजोड़ है जैसा आप कह रहे हैं। यस। ओके। और अगर मैं ग्रैंड मुफ्ती के बारे में एक और बात ऐड कर दूं जो मैं मिस कर गया था, ग्रैंड मुफ्ती के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था नेतन्याहू ने 2015 में। वो स्टेटमेंट ये था कि एक पैलेस्टीनियन अरब ने हिटलर को इंसाइट किया था होलोकॉस्ट के लिए, लेकिन नेतन्याहू को इमीडिएटली अपने स्टेटमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा था, क्योंकि जर्मनी खुद आके बोला कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमने ऐसा किया है, हाउ कैन यू से दैट, एंड वी फील वेरी सैड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज़ टॉकिंग लाइक दिस। अब बहुत ही ग्लोबल प्रेशर में, और कोई भी बड़े लीडर का ये पहचान होता है कि वो राष्ट्र हित में कई बार अपने स्टेटमेंट या उसको वापस ले सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, भारत में भी हुआ है, हर जगह पे होता है, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत पुख्ता सबूत हैं या एविडेंस हैं कि अगर उसने इंसाइट नहीं किया होगा, लेकिन ही वॉज अ कोलैबोरेटर इन होलोकॉस्ट। इस बुक में मैंने 3 एफिडेविट प्रोड्यूस किए हैं जो कि 3 नाजी सोल्जर्स के हैं, जो अपने ट्रायल के वक्त ये बताते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम आइकमैन और हिमलर के साथ कोलैबोरेट करके होलोकॉस्ट की तैयारी कर रहा था, और शायद वो ये बोलते हैं शायद इसने ही शुरुआत की थी होलोकॉस्ट की प्रोसेस की। मिले थे हिटलर से तो मिले ही थे। ओके। और वो बड़ी ही पॉपुलर पिक्चर है जो हिटलर और ग्रैंड मुफ्ती की नज़र आती है। लेकिन जब आप ये बात लेकर के आएंगे तो उसी मीटिंग की जो
1941 में नवंबर में ये मीटिंग हुई थी, उसी के पिक्चर्स वो डालेंगे और MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग डालेंगे कि कभी तो होलोकॉस्ट की बात हो नहीं रही है। एक्चुअली मैं टोक के पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ये सब मेरे प्रिय विषय में से एक है, मैं बता भी रहा था आपको, जो फाइनल सॉल्यूशन नाम है इस चीज़ का, जहाँ से हाँ, तो वो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके बारे में तो फिर अगर मैं ठीक हूँ, आपने ज़्यादा पढ़ा है, बता सकते हैं। हिटलर को तो मे बी बाद में बहुत पता चला शायद, क्योंकि होना शुरू हो गया था, मतलब उसका ऐसा नहीं था वो रोक देता, चाहते तो वो थे ही कुछ हो जाए, आप बिल्कुल लेकिन सही। ऐसा है कि होने लगा और इग्नोर करते रहे और बाद में वो पॉलिसी बनी। थोड़ा बताएंगे नहीं, इसको। आप बिल्कुल सही है। ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, ये इसका रूट एक्चुअली रशिया में जाता है, जो सबसे पहले वहाँ से बात की गई थी। और हिटलर जब तक पावर में आता है, उससे पहले फाइनल सॉल्यूशन इज़ वेरी मच प्रिडोमिनेंट, वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेक्सिकन में भी है, मतलब एक वर्ड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, लोग उसकी बात कर रहे हैं। उसे कोई डिकोड नहीं कर रहा, लकी नहीं, कि फाइनल मतलब फाइनल जियोस के साथ सॉल्यूशन क्या क्या करना है होगा? फाइनल सॉल्यूशन, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन क्या है कोई बोलेगा नहीं। इसका किसी को भी हमेशा ये फाइनल सॉल्यूशन एज अ वर्ड आता है लेक्सिकन में, हमेशा फाइनल सॉल्यूशन, हाँ। किसी को ये नहीं पता है। लेकिन अब जब हम ग्रैंड मुफ्ती की बात कर रहे हैं, और ग्रैंड मुफ्ती के लिए स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज़ किया गया है, कि एक ने एफिडेविट में फाइनल सॉल्यूशन की बात की है, दो लोगों ने बोला है एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ज्यूज। सीधा ही फिर तो पॉलिसी का नाम हो गया ना, तो यस, तो वो बहुत ही क्लियरली बोला है। और अगर हम रूट में जाना चाहेंगे तो हम, जैसे देयर आर मेनी क्रिश्चियन टेक्स्ट आल्सो व्हिच आर एंटी ज्यूइश बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, जो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। उसी तरह से इस्लाम में भी, तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन की बात की जा रही है, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी एज ओल्ड हेट्रेड जो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट्स वेरी टफ टू फाइंड ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इट्स लाइक फाइंडिंग, लेकिन हिटलर के सहयोगियों ने ये निकाल लिया यस कि फाइनल सॉल्यूशन क्या है, यस यहूदियों को खत्म करना। जी, अब आप उन्हें यातना गृहों में मारें, यस चाहे आप उन्हें यातना वाले शिविरों में मेहनत करते हुए उन्हें एक दिन मरने दें, यस है ना, और ये है फाइनल सॉल्यूशन। यस, बिल्कुल। और ये फाइनल सॉल्यूशन आता है होलोकॉस्ट के फॉर्म में। और वो होलोकॉस्ट जो हिटलर ने किया, या फिर जो नाजी जर्मन्स ने किया, उसी के लिए ऐसा मानते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल था। उसने बहुत सारे आइडियाज़ दिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जो मैं वो मीटिंग की बात कर रहा था, जब आप इस तरह की बात करेंगे कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम वाज रिस्पॉन्सिबल, तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग फ्रॉम जेरूसलम पोस्ट में आज अवेलेबल है, वो डाल देंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहाँ ये बात कर रहा है होलोकॉस्ट की। लेकिन जब आप इस तरह की मीटिंग करते हैं, तो आप जो हाई कमान है, जो सबसे ऊपर है, उनसे आप इस पॉलिसीज़ की बात नहीं करेंगे। पॉलिसीज़ आप हमेशा सबऑर्डिनेट से डिस्कस करते हैं। आप सीधे राष्ट्रपति के साथ जाकर के, प्रधानमंत्री के साथ जाकर के नहीं बात करते हैं। उस मीटिंग में बिल्कुल यही हुआ कि ग्रैंड मुफ्ती ने बोला कि आप फ्री पैलेस्टाइन कॉज के लिए मदद कीजिए। हिटलर ने अश्योर कराया कि सही समय आने पे हम पैलेस्टाइन को फ्री करवाएंगे, हमारे पूरे एजेंडा में ये है। ये अश्योरेंस देकर के हिटलर छोड़ देता है। और मैंने 3 वर्जन लिए हैं, 2 वर्जन दिए हैं, जो ग्रैंड मुफ्ती का जो वर्जन है और दूसरा जो MOM जो हिटलर के ऑफिस में बना था, वो वर्जन मैंने दोनों, लार्जली दोनों एग्री करते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन जो फाइनल सॉल्यूशन की बात भी हुई होगी, या फिर होलोकॉस्ट की, जो आइकमैन और हिमलर की बात जो नाजी सोल्जर्स कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली उनके साथ हुई होगी। और जब वो बोल रहे हैं तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट वुड हैव हैपेंड, क्योंकि इसका एक और सर्कमस्टांशियल एविडेंस है विच इज़ मोर फिलोसफिकल ऑल्सो। जब 1944 में जर्मन्स की हालत ख़राब हो चुकी है, तो ग्रैंड मुफ्ती उनको पुश कर रहा है कि आप टेल अवीव पे बॉम्बिंग कीजिए, ओके, एयरफोर्स को। जर्मन्स बोल रहे हैं हम अभी नहीं कर सकते, सर्कमस्टांस। ये 3 बार होता है। सो 3 बार उसने रिपीट किया कि आपको टेल अवीव को बॉम्ब करना है। जर्मन्स इसको डिनाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कौन हेल बेंट है बॉम्बिंग के लिए, कौन उनके डिस्ट्रक्शन के लिए हेल बेंट है। ग्रैंड मुफ्ती के ऊपर पागलपन सवार था, जबकि नाजीज प्रैग्मेटिक थे। मतलब ऑब्वियसली कि वहाँ मत करो भाई अभी, हाँ, हाँ, ये मतलब उन्हें it's not the पता है right- कि अभी काम फोकस कर रहे हैं, Yes. लेकिन वो चाहता था, वो उत्साह में था। Yes. और ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं कि जो अलायंस का मुख्य मुद्दा है वो तो यही है ना, Yes. ग्रैंड मुफ्ती के लिए तो यही है ना कि Yes, ये खाली उसका- करवाओ उसका- आप, अब मुझे नहीं उसका यही पर्पस था, उसका और कोई बाकी आप यूरोप में कहाँ जा रहे हो, कहाँ इंग्लैंड, मुझे मतलब नहीं है। यस, ओके, तो जब लड़ाई खत्म हुई, तो 2 चीज़ हैं इसमें। जब लड़ाई खत्म हुई तो 2 चीज़ हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं हिटलर को शायद उतना आइडिया था ही नहीं कि उन यातना शिविरों में अब गैस चैम्बर्स बन चुके हैं।
मे बी उसे उतना हद तक आइडिया नहीं था, लेकिन उसके जो नीचे लोग थे वो जानते थे कि हिटलर को अगर अभी हम बताएंगे, पता भी चलेगा या जो भी, तो कोई बुरा नहीं मानने वाला है भाई, उसी ने तो पढ़ाया लिखा है, समझाया हमें ये सब। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हार होने के बाद हिटलर की, फिर इन ग्रैंड मुफ्ती साहब का क्या हुआ? ग्रैंड मुफ्ती बड़े मज़े से वो अपनी ज़िंदगी काटता रहा। और ये यही मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम का विषय है हाँ, कि नाजीज़ का वॉर क्राइम के लिए ट्रायल हुआ। दे फेस द बिल्कुल। ट्रायल। 30-30 साल बाद। यस, वो चलता रहा और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ही मुझे बहुत सारे सोर्सेज मिले उस ट्रायल से। लेकिन ग्रैंड मुफ्ती को ट्रायल फेस नहीं करना पड़ा। वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीते रहे 1970 के दशक में मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, उनका काफी बात तक। हाँ, बहुत रिसेंट टाइम तक ही वाज अलाइव। और इनफैक्ट उनके जो प्रोडिजी थे यासिर अरफात, वो पावर में आते हैं। हम्म। और वो पावर में आकर के वो एग्जैक्टली वही करते हैं जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम चाहते थे। और वो उस वक्त पावर में है या फिर वो ऑलमोस्ट ग्रो अप हो रहे हैं जब ग्रैंड मुफ्ती एग्जिस्ट कर रहा है। सो एक वॉर क्रिमिनल, मेरे हिसाब से ग्रैंड मुफ्ती वॉर क्रिमिनल ही है, चाहे उनका ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। और ईरान के शाह का भी नहीं हुआ फिर? नहीं, उनका भी नहीं ओके। हुआ। लेकिन अराफात ने तो फिर कोशिश की कि थोड़ी शांति बहाल हो। हाँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है उस क्योंकि चक्कर में बेचारे, मेरा ख्याल है, पतन को भी प्राप्त हुए बाद में। हाँ, सो ये ख्याल उनको तब आया जब वो बड़े बूढ़े हो चुके थे। हाँ, हाँ। और ये नोबेल प्राइज का जो रेस है वो अच्छों को पागल बना देता है। हम अभी बहुत सारे उदाहरण भी देख रहे हैं। हम्म। तो एक ही देख रहे हो अभी तो। हाँ, एक सबसे बड़ा उदाहरण। एक सबसे हाँ। बड़ा उदाहरण। तो यासिर अरफात भी शायद उस बुखार के शिकार थे। या फिर शायद लड़ते लड़ते समझ में आ जाता है वो किसी भी। पॉइंट पर कि इसका अंत तो एक दिन टेबल पे होना है। ये आप हाँ, किसी को धरती से खत्म नहीं कर सकते। हाँ। मुश्किल है बहुत ही। तो अभी जैसे कुछ इजरायली स्कॉलर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर के कि यासिर अरफात टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए अग्री किया, लेकिन वो जो टू स्टेट रहेंगे उसमें ये कभी नहीं बोला गया कि किसमें ज्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो यासिर अरफात की पॉलिसी भी बहुत ही क्लियर थी। और इनफैक्ट 1948 के युद्ध में भी वो शामिल थे। और उनको बड़ा किया ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम ने। उनके देख रेख में उनकी लर्निंग हुई है। तो जो इंसान होलोकॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अंडर जो पॉलिटिशियन बड़ा हुआ है उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पीस की बात करेगा। और पैलेस्टाइन कभी भी टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए अग्री नहीं करता है, नहीं अग्री किया है। जो ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था, इट वाज मे बी फॉर मेनी रीज़न जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन लार्जली जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन थी वो भी उस वक्त तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसी वजह से हमास पावर में आया। हमास से अलावा जो दूसरी ताकतें हैं, मैं उनकी एक बार पहले बात करूँ, फिर हमास से तो करनी ही है। जो हमास के अलावा फिलिस्तीन की दूसरी ताकतें हैं, वो तो मानती हैं अगर टू स्टेट कर लो। तो हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू जो रेज करते हैं इजरायली स्कॉलर्स कि ये जब ये बात कर रहे हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन में ज्यूज का कितना राइट रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में कभी बात नहीं हो रही वो है। कभी बाद में बात कर लेंगे टेबल पे बैठ के। और नहीं। वो नहीं करेंगे क्योंकि वो जो उनकी थियोलॉजी है वो हमेशा उसके लिए अलाउ नहीं करती है। सो until unless they come out in open and they say that we neglect this part of theology। बट थियोलॉजी छोड़ के कभी पॉलिटिकली भी तो चलना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकली चलना चाहिए। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करते नहीं है कि वो ये भी नहीं मानते हैं कि हम इससे अलग हट करके रास्ता बनाएंगे। और जो भी हम इंस्टेंसेस देख रहे हैं, जैसे जब हमास भी जब पावर में आया उनकी मेजॉरिटी में वो है, इसका अर्थ ये है कि उनको काफ़ी अच्छे से वोट मिली थी। उसके बाद अलग है कि वो सब कुछ डिसॉल्व हो गया, चीज़ें बदल गई वहाँ के। तो अब बदली। लेकिन वो जब आए पावर में उस वक्त इट वाज थ्रू द डेमोक्रेसी। लोग जो चाहते थे, और कई बार मेरा ये भी मानना है कि हमको दूसरे राज्यों के या फिर दूसरे स्टेट के मैटर में बोलना नहीं चाहिए। उनके लोग जो चाहते हैं उनके हित में जो है वो करेंगे, लेकिन जब वो हमको इफेक्ट करता है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब इजराइल इसमें इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये उनको इफेक्ट कर रहा है। हमास अपना चाहे कुछ भी करे, और इनफैक्ट हमास को क्वेश्चन भी शुरू में इजराइल ने दिया था क्योंकि उनको लगा था कि जो दूसरी फ्रैक्शन है जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही है उसके खिलाफ शायद हमास एज अ लिबरल फोर्स बन करके आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी अलग अलग थॉट्स थी। लेकिन हमास केम आउट एज अ आर्म ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड। और जिसकी आपने बहुत बात की है। हाँ, वो ये बिल्कुल मुस्लिम ब्रदरहुड का ही पार्ट था। इट वाज इनफैक्ट द ब्रांच ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड इन पैलेस्टाइन। और बिकॉज हम उसकी बात करें तो मैं ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये अलायंस
हिटलर और अरब्स के बीच में नहीं होता तो शायद हमारे पास मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं होता, शायद हमारे पास अलकायदा नहीं होता, शायद आइसिस नहीं होता, हाँ, मुझे हमास। बताइए, क्योंकि आखिरी सवाल मेरा यही है। हालांकि एक सवाल ऑपरेशन बारबोसा पर भी था, आप चाहें तो संक्षिप्त में बता दीजिए। फिर आखिरी सवाल मेरा यही है करंट सिचुएशन पर। सो अगर करंट सिचुएशन को हम रिलेट करना चाहें तो देखिए, अभी हम हर दिन गाज़ा और गाज़ा के पिक्चर्स देखते हैं और हम सबका दिल भर जाता है वो देख करके, और ये बहुत ही ह्यूमन साइक है। किसी को भी ये यातनाएं ह्यूमन के ऊपर पसंद नहीं है, तो किसी को वो यहूदी अच्छा, को मारो आप, किसी को भी मारो। किसी ईरानी को मारो आप, कश्मीरी को मारो आप, हिंदुस्तान से गए पर्यटकों को मारो आप, और गजा में अब जो मर रहे हैं उन्हें मारो चाहे आप। मतलब कम से कम हिंदुस्तान में तो कोई भी देखता है तो उसे दुख ही होता है। वो जब हमास वाले उतरे थे और घरों में जाके मार रहे थे तो भी गुस्सा था, बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। और आज वही हिंदुस्तानी जब गजा में होते देख रहा है तो उसे अब भी गुस्सा, नाराज़गी, परेशानी होती है। बिल्कुल होती है। उसको कोई मतलब नहीं है आपकी थियोलॉजी से। उसे ये है कि यार ये मत करो, ये मत करो, ये बात गलत कर है, लो, देख ये लो, गलत हाँ है, ये मत करो। ये गलत है। लेकिन अब वो पिक्चर्स हमको दहला देती हैं, हर किसी को बुरा लगता है, लेकिन वो पिक्चर सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है बड़े पिक्चर का। अब आप जस्ट के इमेजिन कीजिए कि जो इजराइल से टनल्स खुलते हैं, वो खुलते हैं एक चिल्ड्रन बेडरूम में पैलेस्टाइन में, ताकि अगर आईडीएफ घुसे तो वो घुस करके निकले, अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो दे डायरेक्टली ओपन इनटू द चिल्ड्रन बेडरूम। वो मस्जिद में खुलते हैं वो टनल्स, वो हॉस्पिटल्स में खुल रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हॉस्पिटल्स में पाए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में जब 7 अक्टूबर की घटना घटी और इज़राइल को अपने हॉस्टेजेस को, जो वहाँ से हॉस्टेजेस लेके गए हैं, उनको वापस पाना है, हमास रिटर्न करने को तैयार नहीं है। इज़राइल क्या करेगा? इज़राइल ने एसएमएसेस भेजे कि हम यहाँ इस जगह को बॉम्ब करने वाले हैं। उसने पहले वार्निंग दी है कि हमको वापस कर दो। युद्ध उसी दिन रुक जाता, 8 अक्टूबर कहीं रुक जाता अगर हमास ने सारे हॉस्टेजेस को वापस कर दिया होता, लेकिन उसने ये कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जो उनका नेशनल एंथम है पैलेस्टाइन का, वो फिदाई है, जिसका मतलब ही है कि आप अपने आप को मारने के लिए तैयार हो फॉर द लार्जर कॉज। हम यासिर अरफात की बात कर रहे थे। यासिर अरफात ने एक बार बोला था कि पैलेस्टीनियन वुमेन्स वूम आर माई बिगेस्ट वेपन, क्योंकि इसका साफ तात्पर्य था टू यूज़ देम एज अ ह्यूमन शील्ड्स। तो जब आपके सामने कोई ह्यूमन शील्ड्स लगा के बैठा है, लगा के खड़ा है, तो आप कैसे उससे युद्ध कर सकते हैं? कभी न कभी तो होगा कि आपके धैर्य का बांध टूट जाएगा, या फिर कभी न कभी ह्यूमन शील्ड्स मारे ही जाएंगे। हमको ये नहीं पता है हमास कौन है, नॉर्मल लोग कौन है, क्योंकि वो जेनेवा कन्वेंशन के जो रेगुलेशन है यूनिफॉर्म वगैरह की, वो भी फॉलो नहीं करते वो हैं। मैं समझ रहा हूँ, उस पर बात लंबी इसलिए हो जाएगी क्योंकि फिर देखिए ये बात आने लगेंगी कि हाँ, किस मैं हद तक समझ रहा जाना हूँ। चाहिए एक सिविलाइज्ड यस, स्टेट को। यस, वो तो है भी नहीं, यस, उन्हें तो हम कुछ समझ भी नहीं रहे हैं। यस, तो यस। वो तो नॉन स्टेट फैक्टर में वो जा एक कुछ भी समझ लो वो आप एक उसे। डिफरेंट वो डिफरेंट है, पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ जो आपने बात कही अपनी किताब में स्टैब्लिश की, मैं चाहता हूँ वो बात लोगों को पता यस, चले। जो आपने कहा कि ये गठजोड़ ना होता तो आज की दुनिया में ये जितने हिंसक तत्व, दल, समुदाय, संगठन, कुछ भी आप कहिए, कुछ भी नाम दीजिए, अब मैं एक उसमें बांध नहीं सकता, आप कह रहे हो वो दिखते नहीं। यस। हाँ, ये मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, और इसलिए मैंने इस बात को बार बार एम्फेसाइज किया है। और मेरा जो टर्म है इनके लिए वो इस्लामोफासिज्म। और क्योंकि जो मुस्लिम ब्रदरहुड का फॉर्मेशन हुआ और वो जब आगे बढ़ रहा था, इट वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय नाजिज्म। यानी कि ऑफ कोर्स जो कोर प्रिंसिपल था वो यहूदियों के अगेंस्ट है। आप इन सब का चार्टर या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है या जो वो डिक्लेयर करते हैं, आप उठा के पढ़ लें, चाहे वो अलकायदा का हो, आईसिस का हो, सबका। मुझे ये पता है कि वो पोलिथीस को भी टारगेट करते हैं, हिंदूज को भी, बट एक शब्द जो बार बार आपको नजर आएगा वो जीव है। जीव के ये नंबर 1 हाँ, यस, कॉमन फैक्टर है। जब ओसामा बिन लादेन ने भी अमेरिका के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर किया था, वो इसलिए किया था कि अमेरिका यहूदियों की मदद करता है। ये जब 26/11 हमारे यहाँ हुआ था तो वो ताज के अलावा नरीमन पॉइंट यस, वो एक जहाँ सबसे बड़ा यहूदी रहते रीज़न, थे, सबसे बड़ा रीज़न हाँ है। तो वो तो होगा, वो समझ में आता है। यहूदी आपको सबसे, तो हिटलर ने क्या किया, इस बारबेरिक या फिर डिसऑर्गेनाइज सिस्टम को एक सोफिस्टिकेशन दे दिया। और हिटलर के आने की वजह से या फिर नाजिज्म के कोलैबोरेशन की वजह से कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो कि नाजी का फुटप्रिंट था, कैसे जो नाजी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑपरेट होती थी उसी तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड ऑपरेट होनी शुरू हुई। अलकायदा वाज वेरी मच बेस्ड ऑन दैट। लेकिन अलकायदा और मुस्लिम ब्रदरहुड के बीच में एक फ़िलासफ़ी आती है जिसको कुतुबिज़्म बुलाते हैं। सैयद कुतुब बोल कर के एक इजिप्शियन थे,
जिनके प्रिंसिपल मुस्लिम ब्रदरहुड में फॉलो किए गए, हमास में भी फॉलो किए गए, आईसिस में भी फॉलो किए गए, और ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर देवबंद इन उत्तर प्रदेश। वहाँ से आइडियाज़ आए थे। सो ये सब का एग्लोमरेशन हो रहा था, लेकिन इस आइडिया को एक सोफिस्टिकेशन देने का काम जो किया था नाजीज़ ने पहले ही कर दिया था। और इसीलिए जब इनका जो वारफेयर आप देखते हो, इट इज़ वेरी डिफरेंट देन द मिडिवल एरा वारफेयर, क्योंकि जो इनकी थियोलॉजी है उसके हिसाब से अगर ये चलेंगे तो वहीं पे अटक के रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने वारफेयर को बहुत ही मॉडर्न बनाया, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम आया, कैडर्स बनने लगे। सो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी देखोगे तो आप बिल्कुल आर्मी की तरह ऑपरेट करती है। दे हैव गॉट मिनिस्ट्रीज, दे हैव गॉट लेवल्स, उस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर ये सोफिस्टिकेशन नहीं होता, इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो ये उतने डेंजरस नहीं होते, क्योंकि आज हर स्टेट अपने आप में इतना पावरफुल है कि छोटे मोटे जो डिसऑर्गेनाइज मेनेसेस हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ आते हैं, जैसे पहलगाम भी था, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था, वो आसान नहीं था एक बारबेरियंस के द्वारा करना जिनके पास दिमाग नहीं है वो कुछ भी। सो it is all because of this Nazi alliance that it gave the sophistication, और उसके वजह से ये सब कुछ इस हालत में जिस तरह एग्जिस्ट करता है। मुझे ये नहीं पता था कि इतने साल बाद हिटलर को मैं इस परिप्रेक्ष्य में कभी देखूंगा। ये पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर था, एक बीती हुई बात हो गई, लेकिन आप तो उसे बिल्कुल रेलेवेंट कर दें। आप ये कह रहे हैं कि उसने सिखाया जी बदले दौर में युद्ध के तरीके, जी, और वहाँ से शुरू हुआ, और आज वो और ज़्यादा खतरनाक Intensify हो घातक गया, हाँ। होते चले जा रहे हैं। जी आबाज भाई, आखिरी क्वेश्चन ये है, आप आर्किटेक्ट हैं, हाँ अर्बन डिज़ाइनर हैं, लेकिन आप बाबर पर किताब लिखते हैं, दो किताबें आपकी मेरे पास। अब आप कह रहे हैं अकबर पर भी आ रही है पेंगुइन से, है ना, और ये वाली किताब जो है आप अचानक से डाइवर्ट हुए और हिटलर पर भी लिख दी। ये इतिहास की आपकी पढ़ाई है? नहीं, मेरे शौक है? पिताजी हिस्टोरियन है, हम्म। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि उनके हिस्टोरियन होने की वजह से मैं हाँ, हिस्ट्री मुझे कर रहा कार्ड हूँ। मिल गया। क्योंकि मैं भी इतिहास में रुचि रखता था, उतनी ही रुचि रखता था जितने मेरे पिताजी बताते थे। उससे ऊपर स्कूल में इतिहास में उस तरह की रुचि नहीं थी। लेकिन हमेशा से अब मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि इतिहास की सारी गड़बड़ी की वजह से ही कई बार हमारे जो फ्यूचर के आइडियाज़ क्रिएट होते हैं वो वहीं से आते हैं। आज अगर हम इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को एक नज़र से देख रहे हैं, मैं उसके रेफरेंस में ही बोलूँगा, तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको इतिहास की समझ नहीं है। क्योंकि अगर हमको इतिहास की समझ हो पाएगी तो हम अभी के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी अंडरलाइंग रीजंस को समझ सकते हैं। और जो भी सोसाइटी अपने इतिहास को इग्नोर करती है उसकी फ्यूचर ख़राब हो जाती है। अब मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहा था जब मैं बाबरनामा से डील कर रहा था बाबर लिखते वक्त, तो मैंने देखा ट्रांसलेशन में बहुत सारी पॉलिटिक्स थी, बिकॉज एवरीवन ट्राइज टू प्लीज द रिपोर्टिंग मैनेजर। तो जो ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स थे वो भी मतलब एज़ पर द कन्वीनियंस उन्होंने बहुत सारे से ट्रांसलेशन किए, और इसलिए मैंने फ़ारसी भी सीखी थी, इसलिए मैंने ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट को एक्सेस किया और आई कुड कैच कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। तो मैं जो एक हिस्टोरियन नहीं हूँ बाई द क्वालिफिकेशन उस तरह से, मेरे लिए ये रास्ता ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि मेरे पास कोई बाउंड्स एंड बॉन्डेजेस नहीं है। मैं वैसे लिख सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल प्राइमरी सोर्सेज को वैसे फॉलो कर सकता हूँ जैसे मैं कर सकता हूँ। और अब जब ये किताबें आ रही हैं तो मैं ये देख रहा हूँ जैसे आज से 15 साल बाद अगर मैं पूरी मुग़ल सीरीज़ को कंप्लीट कर सकता हूँ, एक भारतीय के तौर पे एक पूरे एम्पायर के ऊपर एक पूरी सीरीज़ रख दूँगा, जो मैं इंसाइक्लोपीडिया वर्ड तो नहीं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया बहुत बड़ी शब्द है, लेकिन इस एम्पायर को समझने के लिए एक सबसे डेफिनेटिव बायोग्राफीज़ रहेगी ये। तो एक मैं कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा हूँ सोसाइटी को। मेरे तरफ से जो मैं कर सकता हूँ ये मुझे सबसे फिजिबल लगता है। शायद फ्यूचर में कुछ और मार्ग हो, लेकिन अभी तो मुझे यही मार्ग नज़र आ रहा है और शायद ये कुछ बदलाव लेके आ सके। और वाकई आखिरी सवाल, ये जो आपका इंट्रोडक्शन है ये मैं पढ़ रहा था जब किताब हाथ में तब भी पढ़ा, ये जो आपके बारे में लिखा है आपकी सहमति से लिखा गया होगा, ये बताता है कि आप मार्क्सवादी रहे थे कभी, है ना, और उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जनता केव्स देखी ये, और मार्क्सिस्ट लिटरेचर से आपका शिफ्ट हुआ। तो क्या है कि हमसे बहुत सारे लोग
कुछ होते हैं, फिर जीवन में आगे बढ़ते हुए कुछ और हो जाते हैं। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी। ये यहाँ बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने इंट्रो में? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं ये दर्शाना चाह रहा था कि मैं अपनी खुद के आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे ये पता चल जाए कोई चीज़ गलत है। और अभी के दौर में अक्सर लोग इतने रूढ़िवादी हो जाते हैं अपने विचारधारा को लेकर के कि अगर उनको सत्य पता भी चल जाता है तो वो ऐसे कंपल्शन में आ जाते हैं कि मेरी विचारधारा ये है इसलिए मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल एक स्केप्टिक की तरह ही हमेशा देखा है। मैं किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं मानता हूँ। मैं उसका जांच पड़ताल करता हूँ, समझता हूँ। तो मैं चाहता था कि अगर कुछ लोगों को मेरी जर्नी इंस्पायर कर सके, अगर लगे कि अगर हम अपने आप को भी कोर्स करेक्ट कर सकते हैं, अपनी गलती मानने में हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए। कौन सी गलती हुई जो अब आप मानते हैं कि आपसे हुई? मार्क्सिस्ट हो जाना या फिर उस अच्छा। विचारधारा को मानना ठीक। गलती थी। ठीक। लेकिन वो गलती भी देश हित में थी क्योंकि उस वक्त भी जब मैं मार्क्सिस्ट बना मुझे लगता था कि मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। मार्क्सिज्म शायद एक रास्ता है और देश हित में मैंने सोचा कि ये प्रिंसिपल को मैं अपने जीवन में सही है। अपनाऊंगा। तो एक और प्रश्न जी। इससे जुड़ा हुआ और क्या समाप्त करते हैं। पॉडकास्ट हो गया लंबा, मज़ेदार बहुत था, सवाल बहुत रह गए हैं, पर मैं चाहता हूं कि लोग ये भी समझें जो लिख रहा है वो कौन है ना। किताब तो पढ़नी ही चाहिए। वामपंथ के बिल्कुल इधर खड़ा है दक्षिणपंथ, है ना। आपको तो पता ही होगा कहाँ से शुरू हुई ये बात। तो अब आप वामपंथी नहीं रहे कि आप अब दक्षिणपंथी हैं? भारत के कंटेक्स्ट में एक्चुअली लेफ्ट एंड राइट बहुत गलत है मानना। वो Actually. कारण इसीलिए है कि पर आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल हाँ, समझ चुका ये हूँ। आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि अगर हम रूलिंग गवर्नमेंट के पॉलिसीज देखेंगे इट इज़ मोर लेफ्ट देन द लेफ्ट। ये लेकिन बाय द कलर वो राइट विंग कहलाती है, लेकिन उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसी दे आर मोर लेफ्ट देन लेफ्ट। हालांकि मुझे लगती है कि चाहे कांग्रेस हो, जैसे थोड़ा इधर कहा जाता है उसे कहा जाता है, भाजपा कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ ज़्यादा नहीं है, in fact मुझे इनफैक्ट लगता भारत है। के इकोनॉमिक पॉलिसीज में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं। मतलब विदेश नीति हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो, वो दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। yes। एक्चुअली एक स्टेबल नेशन के साथ होता तो ऐसा ही है, ऐसे ही होना पर चाहिए। फिर भी हमें ऑप्शन तो मिलने चाहिए ना। दो पार्टियां, दो पॉलिसी होनी चाहिए। Yes। खैर वो बाद में कभी। तो अब जब हम लेफ्ट और राइट की ओरिजिन को देखेंगे, और इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगा ताकि दर्शक इस बात को समझ सकें। जब लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट आया था फ्रेंच पार्लियामेंट में, तो जो लोग मोनार्की के साथ थे वो राइट में बैठे, जो एंटी मोनार्की थे वो लेफ्ट में बैठे, और जो मोनार्की थी वो चर्च सपोर्टर थी, दे वर सपोर्टिंग ऑर्थोडॉक्सी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहाँ पे वहाँ पे जो राइट में बैठ रहे थे उनकी विचारधारा से भारतीय सहमत नहीं होंगे, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी को हमेशा से एम्फेसिस दिया गया था। चाहे हम पुराने काल में जाए, हमेशा से महाजनपदों से लेकर अब तक ये हमेशा एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ के जो सो कॉल्ड राइट हैं, जिनको राइट बुलाया जा रहा है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, वहाँ के लेफ्ट से बहुत हद तक मिल रही है। लेकिन जो लेफ्ट की जो पॉलिसी है पूरी की पूरी तरह से मिल नहीं रही है, मेल नहीं खा रही है। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन आभास मल्दहियार जब अपने आप को कहते हैं कि मैं अब मार्क्सवादी नहीं रहा जी, तो मैं पूछ रहा हूँ अब वो क्या है? हाँ। क्या अब वो दक्षिणपंथी हैं? मैं नहीं मानता हूँ कि मैं दक्षिणपंथी हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ कि लेफ्ट मुझे इसलिए रेफरेंस देना पड़ता है क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ हो गया था जो कि कुछ हद तक मैं नहीं मान रहा था कि वो एंटी इंडिया है, बट इट वाज वेरी मच एंटी इंडिया इन द नेचर। अब जैसे कश्मीर के इशू को लेकर के, ठीक है, मतलब बाद में आपको लगा? हाँ, बाद में ये लगने लगा। और ये सारे वो पॉलिसीज़ हैं जो कम्युनिस्ट फॉलो करते थे, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं कम्युनिस्ट था। लेकिन जो पॉलिसीज़ मैं अभी अप्लाई करता हूँ, जैसे दो आई सपोर्ट द गवर्नमेंट, मेरे लिए सपोर्ट है, लेकिन मैं उनके कुछ पॉलिसीज़ को कॉल आउट भी करता हूँ व्हेन इट्स नीडेड। और ये मुझे बहुत कंफर्ट मिलता है उसको कॉल आउट करने के लिए। कोई मुझे कुछ बोलता नहीं है सरकार की तरफ से, इट्स क्वाइट ईजी टू डू। लेकिन अगर मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाता, या फिर मैं क्रिटिसाइज़ अगर नहीं करता, तो ये माना जा सकता था कि मैं बिल्कुल एक कैंप में जा चुका हूँ। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सोचता हूँ, और मैं अपने आप को किसी कैंप में डाल। आई एम वेरी प्रो इंडिया और प्रो हिस्ट्री। अकादमिक लोगों को, और खासकर इतिहास लिखने वालों को, चाहे वो अकादमिक जगत में ना हो, ऐसे ही होना चाहिए। कैंप क्यों पकड़ना है? हमारा अपना एक कैंप है पढ़ने लिखने वालों का। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आभास, और मज़ा बहुत आया, बहुत नई चीज़ें पता चली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सहमत हूँ या असहमत हूँ, लेकिन आपको भी मेरी तरह नई चीज़ें ज़रूर पता चली होंगी इस पॉडकास्ट से। इस वादे के साथ
कि हम तो आपको बुलाएंगे ही, लेकिन आप भी कीजिए कि आप आएंगे। बाबर और अकबर पर एक बार बात होगी, बिल्कुल है ना। कुछ तो छूट गया इससे, लेकिन नए पॉडकास्ट में नई बात करेंगे। बिल्कुल तो जब आप दिल्ली फिर से आएंगे, हमारा न्योता है, खुला हुआ ओपन इनविटेशन, समय दीजिएगा। और बाबर पर तो आप 2 किताब लिख चुके हैं, मेरे पास है। अकबर पर नई किताब आएगी, तो एक मिली जुली बात करेंगे, क्योंकि पढ़ाकू नितिन का पहला एपिसोड बाबर पर ही है। मैं नहीं चाहता बाबर पर फिर बात हो। जब करेंगे अकबर पर, तो बाबर पर भी करेंगे। बिल्कुल। मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सर, माय प्लेजर। इत्मीनान से सुनने के लिए, आपके धैर्य के लिए। आपने इतना रील और शॉर्ट्स जब इतने पॉपुलर हो रहे हैं, तब इतना लंबा लंबा पॉडकास्ट आप देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला है, हमेशा की तरह कमेंट कीजिएगा, तारीफ़ कीजिए, गाली दीजिए, मालिक हैं आप। और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये किताब पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों की रुचि है हिटलर में, ये एक नया पहलू है। और इसलिए भी क्योंकि हिटलर को आज के दौर में किस तरह से प्रासंगिक किया आभास ने, ये कोशिश सराही जानी चाहिए। पसंद नापसंद, सहमति असहमति अपनी जगह। तो प्रोड्यूसर ने इशारा किया है, वो कह रहा है कि पहले तो मैं भूल गया था, लेकिन अब आखिर में जाते जाते कह दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है जो शो सुनते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये काम भी है एक, ये भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।